टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं तो शो में था, तो ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि बायस्ड कोई जवाब दूंगा कि वो मैं शो की तरफ से बोल रहा क्योंकि मैं शो में था। बट ओवरऑल मैंने देखा जो एपिसोड रिलीज हुआ था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, वो मेंबर्स पे था, मेंबर्स ओनली पे। तो मेंबर्स ओनली पे तो लोग यही रहेंगे ना जिनको देखना है, हाँ। जिनका इंटरेस्ट है। तो फिर अगर आपको पता है कि मेंबर्स ओनली पे ऑफेंडेड चीजें रहेगी या कोई ऐसा चीज उसने बोला रहेगा, तो आप उस देखो ही मत ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑफेंड होने वाले हो आप। तो ऑब्वियसली डार्क कंटेंट वही लोग देखते हैं जिनको पसंद पसंद है। या फिर जो लोग रिलेट कर रहे हैं या कुछ भी है। तो मुझे वैलिड नहीं लगता। मोस्टली कंट्रोवर्सी इसकी वजह से हुई कि रणवीर अलावदिया ने ऐसे बोला, हाँ। क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वो ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा इमेज एक अलग तरीके का है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और पूरी इंडिया देखती थी इसमें। मतलब मेरी भी जो वीडियो आई थी उसको ऑलमोस्ट 39-40 मिलियन व्यूज गए थे। तो मतलब वही है कि यार, मतलब किसी छोटे आर्टिस्ट को अगर कुछ ग्रो करने का चांस था, चांस मिल रहा था, तो अभी वो रुक गया। क्योंकि यार ये शो ही ऐसा था कि हर किसी को थोड़ा फेम मिल रहा है, उस फेम से वो लोग कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। और ये कुछ प्री प्लान नहीं था, तो ये हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैं जब 12th में था, मैं क्लब में गया था ऐसे दोस्तों के साथ, और तभी मतलब मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता था। और फिर मेरा दोस्त बोला कि तू कुछ नहीं कर रहा, रेड बुल पी ले। मैंने पिया भाई 3-4 रेड बुल, और मैं घर पे गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सुबह 6 बजे सोया, तो कुछ तो 6-7 बजे मैं सोया था सुबह। और फिर ये चीज मैंने लिख दी थी उधर, और ये हुआ था सच में मेरे साथ, इसलिए लिख दिया था। और सबसे ज्यादा वायरल वही चीज थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भाई टू द दरकाश शो। थैंक यू सो मच भाई फॉर। यस यस, बिकॉज आपको पता है कि जैसे मैंने एक साल पहले, एक साल 1.5 साल पहले मैंने पॉडकास्ट Yes, शो sir. चालू किया था, तो तभी से अपना प्लान चला था कि Yes, करना yes. है करना है। और बचपन से आप मेरे साथ ही रहते हो, ऐसे ही कि मतलब हमने एक दूसरे का बचपन देखा है, हाँ बचपन से साथ में है, बचपन से खेले कूदे हैं, बचपन से कांड किए, कांड तो बहुत किए बचपन से हम लोगों ने। तो ऐसा था कि मैंने आपका पूरा सफर देखा है, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि अभी जैसे अभी हो वैसे मैंने देखा, आपका स्ट्रगल देखा, हसल देखी। तो इसलिए सोचा कि एक मेरा छोटा भाई, आप इस छोटे भाई जैसे हो मेरे, तो सोचा कि भाई के साथ एक पॉडकास्ट करके। तो इसलिए मेरा ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक बचपन के दोस्त का पॉडकास्ट है ना, जो बचपन में साथ रहे, बचपन से खेले कूदे साथ में, और आज वही दोस्त बस आमने सामने पॉडकास्ट के लिए बैठ रहे। आप एक अलग फील्ड में नाम कमा रहे हो, मैं एक अलग फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो एक यूनिक कोलैबोरेशन है, और वो स्पेशल कोलैबोरेशन है हम दोनों के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैंने भाई को देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए, कि उसने कब से स्टार्ट किया है। वो पहले ऑनलाइन पॉडकास्ट करता था वगैरह, और हम लोग बचपन से, मतलब एकदम बचपन से, जब से हम लोग मतलब बॉर्न ही एक ही एरिया में हुए, सो मतलब वो टाइम से हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। मेरे से बड़ा है भाई थोड़ा, और मेरे फोन में नंबर भी सेव वही है कि बड़ा भाई करके। तो वही है कि हम लोग का रिश्ता ऐसा ही है कि बड़ा भाई छोटा भाई करके। और हम लोग ने मतलब साथ में एक दूसरे का स्ट्रगल देखा है, और उनको भी पता है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, और मुझे भी पता है कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे प्लान स्टार्ट किया। और भाई लाइक हिप हॉप को, अंडरग्राउंड हिप हॉप को मोस्टली इतना सपोर्ट करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग भाई, एंड आई रियली लाइक योर कंटेंट, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। यस, बिकॉज मेरा कंसेप्ट वही था उसके पीछे, कि मतलब एक ऐसे पॉडकास्ट शो बनाना, एक ऐसा शो बनाना जिससे एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को अपना आवाज उठाने को चांस मिले, मतलब जो अंडर, नॉट इवन हिप हॉप, रादर देन अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई जो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उनके लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि वो खुद की बात दुनिया के सामने रख सके। तो इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट शो बनाया, और मोस्टली मैं इन्वाइट करता हूँ ये शो में कि जो अभी सीन में ग्रो हो रहे हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो अभी मैंने भी जैसे ऑनलाइन भी लिया, तो मैंने थ्रू आउट द इंडिया मैंने सबके जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट उनके पॉडकास्ट कवर किए। अभी मेरे 2-3 पॉडकास्ट, ऑफलाइन पॉडकास्ट भी शूट है, उसमें भी एक रैपर था, तो उसका भी पॉडकास्ट जल्दी आएगा। तो ऐसा था कि एक मेरा खुद का विजन ही है कि एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए ऐसा शो बनाने का जिधर सब लोग अपने अपनी दिल की बात रख सके, अपनी स्टोरी शेयर कर सके। सो मुझे आप पता है आपका, कि आपका बचपन कैसा था, आपका नाम क्या है, आपका स्टेज नेम कैसे है, आप कैसे कैसे अपने स्ट्रगल देखा है, बट एक ऑडियंस को आपका इंट्रोडक्शन दो कि मतलब एक्चुअल में अंकुश लंगोटे है कौन, और कैसे अंकुश लंगोटे इधर तक आए। सो बेसिकली माय नेम इज अंकुश लंगोटे, और मेरा स्टेज नेम है द गॉडजिला।
और मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि इतना डीप कि मुझे यही नाम रखना है या फिर कुछ और रखे। तो बेसिकली ये नाम की शुरुआत ही ऐसी हुई कि जब मैं एक गाना लिख रहा था, इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग आई गेस, तो उसमें एक लाइन आया था कि मैं ही गॉड हूँ और मैं ही गॉड जिला हूँ करके। तो मैंने तभी से ऐसे सोचा था और मेरे दोस्त ने और मेरे भाई ने बोला था कि यही नाम रख दे। तो फिर हम लोग ने तभी से सोचा था कि मेरा स्टेज नेम यही रहे कि द गॉड जिला। सो तभी से स्टार्ट हुआ। और अंकुश लोंगोटे इज बेसिकली अ सिंपल गाय। तो इट्स लाइक थोड़ा सिंपल है, सादा है और मस्तीखोर है ऑब्वियसली। तो यही है अंकुश लोंगोटे और द गॉडजिला। जैसे आपने बोला कि थोड़ा मस्ती हो रहे, तो मस्ती तो हमने बहुत की है बचपन में। बचपन से बहुत मस्ती की है। तो जैसे अभी आपने बोला कि आपका जो फर्स्ट सॉन्ग था, तो उधर से आपने इंस्पायर होकर आपने अपना स्टेज नेम द गॉडजिला रखा। तो हर एक रैपर की, हर एक आर्टिस्ट की एक अपने फर्स्ट कंटेंट से या फिर फर्स्ट सॉन्ग से कुछ ना कुछ तो एक स्टोरी रहती है, एक स्ट्रगल रहता है, एक मतलब फर्स्ट सॉन्ग लाना एक हर एक आर्टिस्ट लाइक बड़ी बात रहती है। तो आपके फर्स्ट सॉन्ग के पीछे की कहानी क्या थी, कैसी थी और क्या नाम था उस सॉन्ग का? तो ये फर्स्ट सॉन्ग एक्चुअली मैंने लिखा था, ये अपना कोपर के डेपो में बैठ के ही लिखा था। तो इसका स्टार्ट ऐसे, वो मैंने कभी रिलीज नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग कोई रिलीज ही नहीं करता, ऐसे ही होता है आर्टिस्ट का। तो मैंने एक लड़की का स्टोरी देखा था। सो इट वाज अबाउट रेप, सो बलात्कार के ऊपर कुछ तो उसका स्टोरी था। सो मैंने ना वही टॉपिक पकड़ा, सो बलात्कार का, और मैंने वो लिखा। तो मैं ऐसे बैठा था, सोच रहा था ख्यालों में, तो मैंने ऐसे लिखना चालू किया। तो मुझे देखना था कि मैं कितना लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखना चालू किया और मुझे वो अच्छा लगा। तो तभी से मैंने मतलब लिखना चालू किया कि गाने लिख सकता हूँ करके। बट मैंने वो सॉन्ग कभी रिलीज नहीं किया और मुझे अभी याद भी नहीं है वो गाना क्या था। क्या था वो? पर यस, हाँ। मतलब बेसिकली हर एक आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि फर्स्ट सॉन्ग टूटा फूटा रहता है बहुत। तो कुछ आर्टिस्ट अपलोड करते हैं और बाद में डिलीट भी कर देते हैं। मैंने इतने आर्टिस्ट को कवर किया है, तो जब भी मैं उनसे एक ही को सवाल पूछता, आपके फर्स्ट सॉन्ग के बारे में कुछ तो बताओ हमें, क्या स्टोरी थी उसके पीछे की, तो उनका फर्स्ट ये रहता है कि मैंने अभी वो डिलीट कर दिया। मैंने रखा नहीं है मेरे चैनल पे वो सॉन्ग। तो पर वो एक स्ट्रगलिंग फेज रहता है। वो कितना भी आगे जाके आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट बनो, तो वो हमेशा आपका स्पेशल सॉन्ग रहता है। जैसे आप एमयूए को ले लो, एमयूए अभी इतना आगे बढ़ चुका है, इंडिपेंडेंटली इतना काम कर रहे हैं आगे। तो उनके जो पुराने सॉन्ग थे वो उनके लिए बहुत स्पेशल रहते थे कि हाँ मेरा फर्स्ट सॉन्ग, मैंने स्ट्रगल में ये किया था। घर पे जैसे उनका बीच में ये भी आया था, पॉडकास्ट भी आया था, तभी उन्होंने रिवील किया था कि मैंने घर से बैठ के, मतलब मैं ऑडासिटी पे बैठ के ये करता था पूरा। तो वो हर एक आर्टिस्ट की इंस्पायरिंग स्टोरी रहती है। तो बेसिकली आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी क्या रहेगी इसकी? कैसे, मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया था? तो मुझे लाइक जब मैं स्कूल में था तब से मुझे हिप हॉप सुनने का शौक था। मैं रैप बहुत सुनता था। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग यही सुनते थे, एमयूए, डिवाइन, नेजी। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने ये सब सुनता था और इनके गाने लाइक याद करके वो बोलना, फिर स्कूल में सबके सामने बोलना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। और मुझे बोलना अच्छा भी लगता था क्योंकि उनके गाने मुझे याद होते थे और मुझे जोन बहुत अच्छा लगने लगा था। तो फिर मैंने फिर एक दिन ऐसे ही बैठ के सोचा कि क्यों ना हम खुद लिखे देखते, ट्राई करके कि कैसे होता है, और अगर कुछ हुआ तो लेट्स सी इसमें कुछ करते हैं। तो फिर मैंने तभी से लिखना स्टार्ट किया और मुझे भी बहुत पसंद है ऐसे बैगी कपड़े पहनना उनके जैसा। तो वही से मतलब मेरा इंस्पायरिंग स्टोरी उधर से ही स्टार्ट हुआ, जैसे नेजी, डिवाइन और एमयूए को देख के। तो बेसिकली मुझे अभी, जैसे आपने बोला कि हम लोग स्टार्टिंग से पहले एमयूए सुनते थे, जब भी स्टार्ट किया हिप हॉप सुनने के लिए, तो मुझे अपना एक किस्सा याद है। मैंने काफी पॉडकास्ट में बोला है कि जब मुझे कोई तो पूछता है पॉडकास्ट में कि आपने कब से हिप हॉप सुनना चालू किया, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। हम लोग डेपो के सामने बैठे थे दोनों, और तभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था हिप हॉप का, मैं परे था हिप हॉप से। तभी आपने मुझे जस्ट सजेस्ट किया था कि ये एमयूए का सॉन्ग है, ये सुन। मुझे आज भी याद है कि आपके वजह से मैंने हिप हॉप सुनना चालू किया था। तो तभी आगे सामने एमयूए का सुना था, माल वाली आंटी। माल वाली आंटी से वो जर्नी चालू हो गई फिर पूरा। करेक्ट। तो उधर से वो हिप हॉप क्या मैं जान रहा कि एमयूए बनता है कोई तो है। फिर एमयूए से हमने नेजी को एक्सप्लोर किया। नेजी तो गली सॉन्ग आया था तभी, उसके बाद से डिवाइन। और मेजर ब्रेक थ्रू आया 2018 में जब एमयूए बनता है और रफ्तार की डिस बैटल चालू हुई। तभी इससे मैं प्रॉपर हिप हॉप में घुस गया कि हाँ हिप हॉप को कुछ तो करना है। तो आप उस बीफ के बारे में क्या बोलोगे? मतलब वो एक लेजेंडरी बीफ थी, आई गेस इंडिया की सबसे पहली बीफ थी जो इतनी, उससे पहले भी हुए रहेंगे पर वो इतना लाइमलाइट में नहीं आई थी। करेक्ट। और वो बीफ काफी लाइमलाइट में आई थी। तो आप एमयूए और रफ्तार के बारे में क्या बोलना चाहोगे, उस बीफ के बारे में स्पेसिफिकली? तो ये बीफ लाइक मुझे लगता है कि हिप हॉप के हर ऑडियंस के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि सबकी जर्नी वही से स्टार्ट हुई है कि, और कुछ नए लोगों की जर्नी वही से स्टार्ट हुई है कि हिप हॉप को सुने करके। क्योंकि बहुत लोगों ने तभी हिप हॉप एक्सप्लोर किया उस डिस बैटल की वजह से। और वो डिस बैटल एक्चुअली लेजेंडरी है, क्योंकि रफ्तार और एमयूए कभी लगा नहीं था कि डिस करेंगे, क्योंकि उन लोगों का गाना आने वाला था एक साथ। तो जब एमयूए ने डिस डाला था समझ में आएगा,
तब सब लोग पागल हो गए थे भाई ये क्या हो रहा है हाँ। इंडस्ट्री में, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं Yes. था। और फिर रफ्तार ने डाला, बट एट देन मुझे ऐसा लगा कि एमवे ने थोड़ा सा मतलब फाड़ दिया। ओवर, हाँ फाड़ दिया मतलब रफ्तार के अगेंस्ट। तो ओवरऑल ये डिस बैटल बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मजा आया था। और हम लोग हमेशा सुनते थे कि हाँ। मजा आ रहा है भाई, अभी ये क्या ये डालेगा, ये सब लोग वेट करते थे कि अभी इसका क्या रिप्लाई आएगा। उसके बीच और फिर एमसी स्टैन ने भी उसका गाना डाला कुजा मत, कुजामत। वो तो अलग ही था। उसका तो अलग ही फन था भाई, वो तो सबको चिढ़ाते ही रहता है, तो वो था, मजा आया था बहुत। तो बेसिकली जब भी 2018 में आई वाज बैक, आई वाज इन पुणे, मतलब मैं जब मेरा स्टडीज कर रहा था तभी रैंडमली मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है। तभी एमए बंटा पता था मुझे, एमए बंटा रैपर है, तभी सुनता था एमए को। तो एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब से कि एमए बंटा ने एक सॉन्ग ड्रॉप किया है, समझ में आएगा। तो तभी मैं इतना भी फॉलो नहीं करता कि इतना कट्टर फैन नहीं था कि मैं डायरेक्ट जाके चेक करूँ हिप हॉप के किसी भी आर्टिस्ट का। तो मैंने रैंडमली चेक किया, समझ में आएगा। और तभी जो मैंने सुना वो समझ में आएगा। मैं पूरा माइंड ही हिल गया। मतलब उसमें डिवाइन के लिए शॉर्ट्स थे, एमसी स्टैन के लिए शॉर्ट्स थे, रफ्तार के लिए शॉर्ट्स थे। तो तभी से मेरे इंटरेस्ट बढ़ गया हिप हॉप में। एग्जैक्टली, और बहुत लोगों के साथ यही हुआ था कि तभी से लोग सुनना चालू किया हिप हॉप। तो उसके बाद फिर शेख चिली आया, और आई गेस एमवे ने सबसे ज्यादा फाड़ा वो गिरफ्तार सॉन्ग। हाँ, गिरफ्तार में एनर्जी वाज एट इट्स पीक। तो एक लेजेंडरी बीफ थी, और उसके वजह से आगे फिर आपको भी पता है, और पूरे हिप हॉप कम्युनिटी को पता है कि उसके बाद कितना ग्रोन अप हुआ हिप हॉप, और आज हिप हॉप किधर जाके पहुंचा है। अभी कमर्शियल जाता है, इंटरनेशनल जा रहे हैं उस चीज को लेके। तो हर एक आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन देती है हिप हॉप सीन में। तो आपने जैसे बोला कि आपने स्टार्टिंग में एमवे बंटा को सुनना चालू किया था, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन एमवे। हाँ, मतलब बोल सकते हैं क्या, डिवाइन, एमवे एंड मतलब तीनों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। मतलब मुंबई का जो बेसिकली जो क्राउड है उनका बस मोटिवेशनल यही है, इंस्पिरेशन यही है, ये तीनों ही रहते हैं। तो यही तीनों है। और अभी उनके मतलब वो तो है कि वो सीन में काफी पुराना पहले से है, बट अभी भी ऐसा भी हो रहा है कि मतलब बहुत से आर्टिस्ट नए आ रहे हैं, जैसे विजय डीके है, विजय दादा है, जो अपने मानपुर से आते हैं। तो आप उन आर्टिस्ट को सुनते हो, जैसे लोका भी है, लोका भी काफी फट्टे है, जो बंटा रिकॉर्ड्स है उसके भी आर्टिस्ट काफी अच्छे काम कर रहे हैं। और भी है मतलब मुंबई के, मतलब ये जो है जो सबके मुंह पे नाम रहता है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो उस आर्टिस्ट के बारे में क्या बोलना चाहूंगी? तो मुझे तो यही लगता है कि स्ट्रगल कभी रुकना नहीं चाहिए लोगों का, क्योंकि विजय डीके इज ऑल्सो केम फ्रॉम वेरी लो बैकग्राउंड, वेरी पुअर बैकग्राउंड। तो वो अभी कुछ सीन में कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इवन संबाटा, वी कैन टेक संबाटा, तो वो भी अभी सीन में बहुत ग्रो किया है उसने, मतलब बहुत सारे अच्छे कोलैबोरेशन किए, लोका के साथ किया है। लोका ने भी अच्छा खासा कंटेंट डाला है, उसके भी रैप गाने बहुत अच्छे हैं। और अभी नवी मुंबई का बोले तो गोश म्यूजिक, अभी MTV हसल में गए थे। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है लाइक बहुत अंडररेटेड थे पहले, और एकदम मतलब अपने जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आए और अभी एक अलग लेवल पे पहुंच गए। सो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और इंस्पिरेशन फील होता है, एक मोटिवेशन फील होता है कि हम लोग को भी ऐसा स्ट्रगल कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही लाइफ मतलब स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं है। स्ट्रगल तो चाहिए लाइफ में, हर कोई कुछ भी चीज करे उसमें स्ट्रगल रहना ही चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि अभी रैप सीन में काफी ज्यादा डिस बैटल होते रहते हैं, ये सब चीजें होती रहती है, सब्लिमिनल शॉट्स है ना। तो अभी आपका कैसा, आपकी किसी के साथ डिस बैटल हुई है, फिर सब्लिमिनल आपने शॉट्स लिए किसी पे? नहीं, मैंने ऐसे मतलब कोई आर्टिस्ट को या कभी किसी को डिस वगैरह नहीं किया। बट जब मैं 3rd ईयर में था तो मैंने एक गाना लिखा था, तभी मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो मैंने तभी एक गाना लिखा था धोखा करके। तो वो मैंने गाना मेरे एक्स के लिए लिखा था, और इसका सीन ऐसे हुआ था कि मुझे ना कॉलेज में परफॉर्म करने बोला था, और मैं जस्ट परफॉर्म कर रहा था, उधर से मेरी एक्स ने एंट्री ली थी, और मैं उसके सामने उसको ही मतलब डिस कर रहा था। तो मुझे वो गाना क्रेजी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तभी उसकी रिएक्शन कैसी थी? मैं तो गाना गा रहा था, पर मुझे मजा आया था कि वो सामने से आ रही है, और सब मतलब पूरे कॉलेज को पता था कि देवर इन रिलेशनशिप, अभी ब्रेकअप हुआ, और उसने इसके लिए ही लिखा है। तो मुझे और मजा आ रहा था, सबको पता ही था, उसको बोल रहा हूँ। उसको पता था क्या उसके लिए बोल रहे हो? पूरा उसको भी पता ही रहेगा। उसके बाद कुछ आपको डीएम्स आए, कुछ गाली भी मिली उसकी तरफ से? नहीं, अच्छा हुआ नहीं मेरी। पर वही है कि मुझे वो डिस लिखने में मजा आया था। तो जैसे आपने बोला कि आप जब भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तो आपकी एक्स उधर से आई सामने से, तो मैं वो ट्रैक के कुछ तो आपको वर्ड सुनना चाहूंगा, या फिर कुछ लाइन सुनना चाहूंगा जो आपके एक्स के लिए आपने डेडिकेट किए थे। तो भाई ये बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट था, तो ऑब्वियसली मैंने कोई अच्छी चीजें नहीं लिखी थी। तो मतलब ऐसा था लाइन कि
हाँ पहने कपड़े फिर भी तेरे लिए इज्जत नहीं, तुझे पाया था उससे गंदा कोई लक नहीं, यू प्ले सो डर्टी पर मैं देता बफक नहीं, आई नो इट्स हार्ड क्योंकि भूला अब तक नहीं, ये तो सजा मेरी खुद की, खुद जिम्मेदार में, तेरी देखूं रोज स्टोरी जैसे तेरा पहरेदार में, तू सड़ेगी ऐसे ही बाजार में, तब देखना गौड़ जा रहा लंबी सी कार में, हताड़ ने फिर आना तू मुझे मेरे शो पे, याद दिलाता फिर तेरे सारे गंदे धोखे, जो तू बोली कभी दिए ही नहीं क्योंकि गई दूर तू, हाथ साथ मेरे सो के। तो ये लाइन थी भाई मेरे एक्स के लिए मैंने लिखी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लिख के और परफॉर्म करके उसके सामने। तो आई विश में उधर रहता और मैं उसका रिएक्शन देख पाता ही। तो जैसे आपने बोला कि आपकी एक्स थी, तो आप वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा था? मतलब गॉडजिला एक रैपर, हमें पता है कि एक रैपर है, और आप बेसिकली सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि आप इंडस और लैटिन में गए थे, और द रेड बुल गाय, वो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर आना है हमें। तो ये हमें एक हार्डकोर पता है एक रैपर है करके, उसका ये सीन है, पर एक सॉफ्टर साइड कि रिलेशन में कैसा है बंदा, रिलेशन कैसा है, में तो आपका वो बैकग्राउंड में जानना चाहता हूं, लव स्टोरी कैसी थी आपकी? तो लव स्टोरी बहुत स्वीट थी, हम लोग ऐसे मतलब दोनों भी मिडिल क्लास फैमिली के थे, दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, और कुछ रीजन से ब्रेकअप हुआ, बट ऐसे में मैं उसे कुछ ब्लेम वगैरह नहीं कहता, बट मुझे गाना लिखना था कि उसके ऊपर नहीं, मतलब ऐसे ओवरऑल एक लड़कों का माइंड सेट या पीओवी लेके कि सब लोग रिलेट कर पाए, तो इसके लिए मैंने लिखा था, ऐसे नहीं कि मुझे उसको ही कुछ बोलना है, पर ये सबका ऐसे पीओवी रहता है कि मैं रिलेट कर सकूं, तो इसके लिए कि लोग रिलेट कर सके, तो मैं रिलेशन में ऐसे बहुत स्वीट हूँ, अच्छा हूँ, और आई गेस जो मेरी एक्स है उसको पता ही रहेगा मैं अच्छा ही हूँ। तो यस ऐसा ही हूँ मैं, और कुछ नहीं। मुझे और एक्चुअली हार्डकोर गाने तो मैं लिखता हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सॉफ्ट गाने या फिर बहुत ऐसे सैड गाने लिखता हूँ, तो मुझे मेरा भाई भी बोलता है कि क्या तू यही सैड गाने और ये सॉफ्ट गाने लिखते हो, लोग तो क्या हार्डकोर रैप बना रहे हैं, तू ही कब बनाएगा, तो मुझे मतलब पसंद है सैड रैप वगैरह लिखना, अच्छा लगता है। बट एक जैसे हमें पता है अभी, हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं एमवे बनता है, मतलब वो हार्डकोर रैपर थे, Yes, बट बाद में उन्होंने अपना, जैसे वो डिस बैटल हुआ उसके बाद उन्होंने पूरा स्विच किया अपना, मतलब हर एक टाइप के जॉनर ट्राई किए। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मतलब भी आपको तो आप लोफाई में ज्यादा जाते हो, आरएनबी में ज्यादा आप ट्रैक्स बनाते हो, तो आपने कभी ऐसा नहीं ट्राई किया कि मतलब एक मैं हार्डकोर ट्रैक बनाओ, या फिर लीग से हटके जाके कुछ तो ट्रैक बनाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ ट्रैक बनाओ? तो मैंने ऐसा गाने तो बहुत सारे लिखे जो हार्डकोर टाइप के, जैसे एक मैंने मराठी गाना भी लिखा था, वो अभी तक रिलीज नहीं किया क्योंकि यही हो रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा उतना, और मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैंने हार्डकोर गाने लिखे नहीं, मैंने हार्डकोर गाने लिखे, और वो है मेरे फोन में अभी भी, और मैं कभी ना कभी ऑब्वियसली रिलीज करूंगा, ऐसा नहीं कि कभी रिलीज नहीं करूंगा। तो मैंने बीच में एक इक्का का गाना आया था इसके साथ, रेड बुल का उनका कोलैबोरेशन था, मास अपील इंडिया, तो उसका एक रिमिक्स बनाया था, तो वो थोड़ा सा हार्डकोर टाइप ही था, तो वैसे मैं बीच बीच में डालते रहता हूँ, वापस सीधे मौत का खट्टा फ्लो का रिमिक्स भी मैंने डाला था, तो डालते तो रहता हूँ मैं, लिख के भी रखा है मैंने बहुत सारा। तो आप कैसे, आपने बोला कि डालने के लिए टाइम नहीं मिलता, पर ऐसे कि टाइम निकालना पड़ता है डालने के लिए, मतलब अभी काम किया तो उसको डालना पड़ेगा। तो मैंने आपका भी यूट्यूब चैनल भी चेक किया कि आप, मैंने उसमें एक चीज नोटिस की, आप ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन नहीं करके, मतलब अभी जैसे एक रैपर में कैसा रहता है, रैपर हिप हॉप सीन में कि कोई कोई रैपर चैलेंज लेता है कि हर एक महीने में एक सॉन्ग लाना है, हर एक वीक में एक सॉन्ग लाना है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो जैसे मैंने आपका चैनल भी चेक किया, तो उधर इतने में कंसिस्टेंसी दिखी नहीं, मतलब आपने काफी गैप लेके सॉन्ग्स डाले, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहिए, मतलब कब से कंसिस्टेंट होने लगा आपने? तो मुझे तो भाई सच बोलूं तो अभी से होना है कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता कि मैं रैप बनाऊं, कंसिस्टेंट रहूं, बट रहता है कि कुछ मतलब कभी टाइम नहीं मिलता, और टाइम निकालना चाहिए आई नो, बट वही है कि कभी घर वाले के साथ कभी जाना है, कहीं जाना है, या फिर मुझे तो घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करने में अभी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, क्योंकि जॉब तो करना पड़ता है ऑब्वियसली, कि जॉब छोड़ के मैं घर में बैठ के पूरा टाइम रैप नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं कि मैं आगे जाके रैप को टाइम ही नहीं दूंगा, ऑब्वियसली मुझे टाइम देना है, और मैं टाइम निकालूंगा, लाइक वीकेंड टू वीकेंड, एटलीस्ट मैंने 2-3 घंटा भी निकाला ना तो भी मेरे लिए काफी है, तो आई गेस आगे से मैं निकालूंगा और कंसिस्टेंट रहने को ट्राई करूंगा। यस, आई विश कि आप मुझे इसके बाद आपके ट्रैक्स टाइम टू टाइम देखने मिले, मंथ में 2 मंथ में एक ट्रैक्स आपका देखने मिले, और बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने मिले, जो ऐसा नवी मुंबई में अभी रैप सिंह भी, नवी मुंबई मतलब पुणे में भी काफी रैप सिंह ग्रो हो रहा है, तो जैसे अभी हम लोग नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं, नवी मुंबई कोपर खेलना से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप नवी मुंबई के रैप सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो नवी मुंबई में रैप सीन तो बहुत अच्छा है, लाइक ग्रो तो हो रहा है, मेरे ही काफी सारे दोस्त है जो रैप करते हैं, और अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ पे सेक्टर 15 में रहता है,
डैडी 709 करके, हाँ। तो उसने एक रैप साइफर चालू किया है खुद का कि नवी मुंबई रैप साइफर। तो उधर अलग अलग मतलब जगह से, एरिया से, नवी मुंबई के ही आर्टिस्ट आते हैं और उधर परफॉर्म करते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस सीन टू ग्रो आवर कम्युनिटी। यस। और अभी भी नवी मुंबई में जैसे घोष भी नवी मुंबई से बिलोंग करता है, सो ही वाज ऑन एमटीवी हसल। तो वो भी बहुत अच्छा है कि ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है कि मोटिवेशन आता है कि भाई कि ये जा सकता है बंदा तो हम लोग भी जा सकते हैं। सो नवी मुंबई के आई गेस रैपर का भी माइंडसेट सबका ऐसा ही है कि ग्रो करना है, कंसिस्टेंट रहना है और हमेशा ट्रैक डालते रहना है। वैसे मुंबई रैप सीन बोलते तो मुंबई में कैसे अभी बड़े बड़े नाम आ चुके हैं कि विजय दादा, मतलब एक वाशी से आगे जाए एक ब्रिज पार कर मानपुर में सिर्फ विजय दादा है, फिर विजय डीके है। तो वैसे अभी नई मुंबई में बेसिकली गौशी है जिसका नाम एक लेवल पे पहुंच चुका है। तो आई होप कि हमें आने वाले साल में कोपर खेलने नई मुंबई से ऐसे रैपर्स मिले, उसमें आपका भी नाम शुमार हो कि बड़े बड़े रैपर्स में आप भी हसल में जाओ। अब हसल की बात निकली तो मैं पूछना था कि आप हसल को ट्राई करने वाले हो, क्योंकि उससे इससे पहले आपने एक शो ट्राई किया है, लैटन में गए थे आप। तो हसल के कुछ प्लान है आपके आगे? मैंने एक बार ऑडिशन दिया था जब आई गेस सेकंड सीजन था, तो मैं उसमें आई गेस वो ऐप पे ही रिकॉर्ड करके डालना था गाना। तो मैंने डाला था पर उनसे कुछ रिप्लाई नहीं आया था। पर मैं यस ट्राई करूंगा, बट असल में लाइक ट्राई करने से पहले ना मुझे खुद पे थोड़ा काम करना है, थोड़ा मुझे कंसिस्टेंट रहना है, रैप सीन में थोड़ा देखना है कि क्या चालू है क्या नहीं, और मेरा रैप फ्लो या फिर कुछ भी हो कि मुझ में कुछ ऐसे कमी हो तो मुझे वो पहले ठीक करनी है। सो देन आई विल ट्राई फॉर हसल। यस, मैं पहले आप खुद पे वर्क करना चाहता हूं, फिर अगर उसके बाद आप हसल को ट्राई करोगे। हाँ। तो ये थी अपनी हिप हॉप की कहानी। तो जैसे हम आई गेस मुझे आज भी याद है, जैसे आपने 12th पास किया था, हम लोग ऐसे बैठे थे और आपने मुझे मेरे से सजेशंस लेते एज अ बड़ा भाई, आपने मुझे पूछा था कि इसके आगे क्या करूं। बेसिकली मैं फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप फार्मेसी करो, आगे इसमें ज्यादा स्कोप है। बट आपने वो छोड़ के एक दूसरा आई गेस आपने कौन सा तो कोर्स लिया था, मैनेजमेंट का कोर्स लिया था? नहीं, मैंने एक्चुअली मैनेजमेंट भी लेने वाला था कि, और एक हमारा दोस्त सायरा होटल मैनेजमेंट करता था, तो मैं उससे भी सबसे पूछ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने बोला कि देख इसमें भी ऐसा है वैसा है। तो मैंने एट द एंड मेरे दो दोस्त लोग ने आईटी लिया था, तो मैंने भी आईटी ले लिया। फिर एक साल मैंने आईटी किया, तो मुझे तो आईटी इतना पसंद नहीं आया। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मतलब सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट आया था तभी, और फोटोग्राफी में। तो फिर मुझे ना मतलब ऐसा मन नहीं किया, तो मैंने एक साल आईटी करके मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने बाद में बैचलर ऑफ मास मीडिया लिया, तो जिसमें एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे कनेक्शंस मिले, अच्छा सीखने मिला। मेरे बहुत सारे दोस्त भी अभी वीडियोग्राफर्स है, अच्छे कंपनी में काम करते, सिनेमेटोग्राफर्स। तो आई गेस इट वाज अ राइट डिसीजन कि मैंने आईटी एक साल करके छोड़ दिया। भले मेरा एक साल वेस्ट गया हो, बट वो अच्छा डिसीजन था। मतलब आई थॉट ऐसा ऐसा हर आर्टिस्ट को, मतलब हर इंसान को ऐसा भी रहना ही चाहिए कि मतलब जो चीज उसको पसंद है वो चीज करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब दुनिया ने बोला कि आपको यही करना है तो आप यही करें, घर से फोर्स किया कि आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो। जैसे अभी हम बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना रहता है कि अपना बेटा डॉक्टर बने, अपना बेटा इंजीनियर बने, या फिर उसका कुछ एक एजुकेशनल इसमें नाम रहे। तो अभी हम दोनों की फैमिली मिडिल क्लास ही है। तो जब भी आपने ये डिसीजन आपके घर वालों को बताया कि मुझे आईटी ड्रॉप करके मुझे वो मास मीडिया में जाना है, तो तभी आपके घर वालों की कैसी रिएक्शन थी और सपोर्ट कैसा था उनका? मेरे घर वाले भाई बहुत चिल है, आप तो जानते हो। आप मेरे मम्मी पापा भाई सबको जानते हो घर पे, तो मेरे घर वाले बहुत चिल है, ऐसा कुछ सीन नहीं था। और मम्मी पापा दोनों भी मुझे कभी फोर्स नहीं करे किसी चीज के लिए, ना आईटी के लिए ना किसी चीज के लिए कि तू ये कर वो कर। तो मैंने बस एक दिन मुझे ऐसे लगा कि जब लास्ट सेमिस्टर था, तो मैंने उनको बोला की मम्मी मला आयटी नाही करायचा आता, मला याच्यात इंटरेस्ट नाही वाटत आहे, मला असं वाटेल की माझा एक वर्ष वाया जाईल, मतलब वेस्ट जाएगा एक साल। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं चेंज करूँ अभी। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला भाई, मुझे लिटरली मतलब बोली की तुला जे करायचं ते कर, तुझा डिसिजन आहे, तुला पुढे ग्रो करायचंय, तुझ्या करिअरचा विषय, तर तूच डिसिजन घे, तर तुला बरोबर वाटतं योग्य वाटतं तू कर। तो माझे पप्पा पण सेम बोले, मेरे पप्पा ने सेम कहा कि भाई तुझे जो करना है कर। और मैंने मेरे भाई से भी पूछा कि काय करूँ, मला समझत नहीं, तो उसने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे तीनों में मतलब मम्मी पापा भाई और दादी भी सब कुछ मेरे सब लोग घर पे सपोर्टिव है, और उन्हें सपोर्ट किया कि भाई तू कर, तुझे जो करना है। जब मैं आपके फैमिली को जानता हूँ, मैंने पर्सनली जाना है, बचपन में आपके घर पे भी पढ़ा रहता था ये करना है वो सब चीजें। तो बेसिकली मैं आपके फैमिली को जानता हूँ, और मैंने बचपन से एक चीज देखी है कि आपके भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया। यस, मेरा जिगरी है वो, लंगोटिया यार है मेरा वो, तो आशुतोष लंगोटे बोल सकता हूँ, उसका नाम ड्रॉप कर सकता हूँ इधर।
तो मैंने देखा है उसको, आपके घर का बैकग्राउंड, आपके घर का सपोर्ट, वो सब देखा है। और मैं ऐसा मानता हूँ जितना मैंने आपका सफर देखा है, जितना मैंने आपको फॉलो किया है बचपन से, तो मैंने ये जाना है कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर, आपका सबसे बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम आपका भाई है। यस यस करेक्ट। क्योंकि मैंने जैसे लैटिन में भी देखा था, तो आपका भाई आपके पीछे खड़ा था साइड में, साइड स्टेज में, वो वीडियो भी देखा, स्टेज पे भी आया था, स्टेज पे भी, तो उधर भी था। हर स्टोरी देखता हूँ, हर आपका किधर भी घूमना रहता है, आपका भाई हमेशा आपके साथ रहता है। तो लाइफ में भाई का सपोर्ट रहना कैसा रहता है भाई? इट्स अ ब्लेसिंग कि मतलब मुझे तो ब्लेसिंग ही है कि ऐसा मुझे भाई मिला है कि मुझे वो हर काम में, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, और मैं भी उसे हर काम में, हर चीज़ में सपोर्ट करता था। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो वो भी वीडियोस वगैरह बना रहा था, तो मैं उसके वीडियोस निकालता था, वो मेरे वीडियोस निकालता था। मेरे बहुत सारे रैप वीडियोस उसने ही शूट किए, एडिट में करता था। सो बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग भाई कि ऐसा भाई हो कि जो सपोर्ट करे। अगर कोई मतलब मेरे घर वाले कभी पापा मम्मी बोले कि नहीं ये मत कर, वो मत कर, तो मेरा भाई मेरा बैक, मुझे बैक देता है, मतलब सपोर्ट करता है कि नहीं इसे करने तो, अगर इसका मन है तो। सो इट्स अ ब्लेसिंग भाई कि सच में ऐसा भाई हो। और उसने मुझे हर चीज में बचपन से सपोर्ट किया है, कि मुझे रैप हो, शायद चाहे स्टडीज हो, कोई भी चीज हो, उसने हर चीज में सपोर्ट किया है। कि अभी मैं आपके बचपन में जा रहा हूँ, आप दोनों के बेसिकली, जब भी मैंने स्टार्टिंग में देखा था, तो भाई आप दोनों का ऐसा था कि पूरे ग्रुप में आप दोनों सबसे ज्यादा झगड़ते थे। हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं था कि आप सगे भाई हैं, कि इतना आपका झगड़ा, मतलब घर पे चुगली करना, बड़े भाई की कोई ये करता है बाहर, वो करता है, घर पे चुगली करना, वो मारा मारी तक गए थे। बट जब से आपको एक मैच्योरिटी हिट हुई दोनों को, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो मैं बोलता हूँ कि लाइफ में ऐसा बड़ा भाई रहना है सबके जरूरी है, कि जो आपको हर एक कदम पे सपोर्ट करे, हर एक फील्ड में आपको सपोर्ट करें। सो आई एम ग्लैड कि आपके पास ऐसा भाई है जो आपको इतना सपोर्ट करता है। मेरे एरिया के लोग भी बोलते कि ये दोनों का बहुत सही है, इनको कोई दोस्त की जरूरत ही नहीं है, कि ये दोनों कहीं भी जाते साथ में जाते हैं, इनको दोस्त की जरूरत ही नहीं है। और मैं एक्चुअली किसी से मिलता भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे मतलब मेरा भाई है, हम लोग के यहाँ दोस्त भी नहीं है। मतलब पहले के एरिया में थे, अभी भी है वो दोस्त, बट इतना आना जाना नहीं होता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग दोनों ही है कि ऐसे मतलब कहीं भी जाना हो, इवन मूवीज हो, कहीं भी हो, तो हम लोग जाते हैं। ऐसा तो बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए घर पे, मतलब एक कोई नहीं तो अपना भाई है, मतलब आपका रिलेशन ऐसा है कि आपका वो भाई कम आपका बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। यस यस करेक्ट, आपका रिलेशन ऐसा है। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग दोनों भी एक ही एरिया में से बिलोंग करते, तो अभी हम दोनों भी अलग अलग शिफ्ट हो गए यार एक दूसरे जगह पे। तो बेसिकली आपने जैसे बोला कि हमारा जाना होता नहीं, रहते थे, तो सेम मेरा किस्सा है कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता, हम लोग का भी जाना होता नहीं। तभी भी आपके पास कोई तो है ऐसा कि आप बात कर सकते हो, आपको हमेशा हर चीज में सपोर्ट रहना है। तो लाइफ में ऐसे बड़े भाई का एक सपोर्ट रहना जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं ऑल थैंक्स बोलता हूँ आशुतोष लंगोटे को कि अपने भाई को इतना सपोर्ट किया, भाई इतना आगे। और मैं आपके साथ भी जरूर पॉडकास्ट प्लान करूंगा, नेक्स्ट टाइम आप इधर बैठोगे और आपका भाई सामने रहेगा। इवन मेरा भाई भी बहुत ऐसे कंसिस्टेंट है हर चीज में, वो मतलब फैशन मोस्टली उसको पसंद है, तो वो फैशन के वीडियोस डालता है, बहुत कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं आ रहे तो ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, वो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के डालता था पहले, अभी भी डालता है, इतना नहीं डालता था। तो बेसिकली अभी जैसे आपने बोला कि उसको व्यूज नहीं आते पर वो डालते रहता है, सो ये मतलब एक काफी इंस्पिरेशनल बात है कि मतलब आपको नंबर्स भी नहीं आ रहे, बस अपना आपका काम करते हैं। क्योंकि आप मे भी आपको 1 साल नंबर्स आएंगे, 2 साल नंबर्स आएंगे, तब तक आप कंसिस्टेंट रहे चीज को लेके, किसी भी चीज को, सोशल मीडिया बोले या फिर किसी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आप कंसिस्टेंट रहे, तो आपको कभी ना कभी तो सफलता मिलनी है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे कि मतलब उनको नंबर्स नहीं आ रहे, तो वो लोग कंटेंट बनाना छोड़ देते, कुछ नया वे ढूंढ लेते, कि अभी नए राह पे चले थे, मतलब पहले ये बना रहे थे, उसमें चला नहीं तो फिर इधर जाएंगे, फिर उधर भी नहीं बना तो कोई दूसरा ट्राई करेंगे। तो वैसे नहीं, आप आपने चुना है ना, आपको यही करना है तो यही करना है। जैसे आपने भी एक रैपिंग का भी चुना था कि मुझे रैपर ही बना, तो आप भले आप अभी कंसिस्टेंट नहीं हो उस चीज को लेके, बट आपने अब तो छोड़ा नहीं हुआ। छोड़ा नहीं है मैं डालते रहता हूं अभी। तो ये वो चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मुझे आपकी फैमिली तो पता है कि आपकी फैमिली काफी सॉर्टेड है, आपकी मॉम डैड, तो मैं स्टोरीज देखता हूँ आपके, इवन तो कभी रास्ते से जाता हूँ आपके मम्मी पापा मिल जाते हैं मुझे, तो बात कर लेता हूँ। तो बहुत सॉर्टेड है आपका फैमिली, और ऐसा सपोर्टिव फैमिली रहने के लिए मतलब को बहुत नसीब लगता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी रैपर्स देखे, ऐसे भी मतलब फीमेल रैपर्स देखे, मेल रैपर्स देखे, जो उनकी फैमिली उनको इसमें सपोर्ट नहीं करती, तो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे यकीन है कि आप उनका आगे नाम रोशन काफी करोगे। यस, मेरी फैमिली लाइक मुझे तो बचपन से सपोर्ट किया है, और मेनली मेरी मम्मी को मैंने देखा है सुबह काम पे जाते हुए, लोगों के घर पे मेरी मम्मी काम करती है, अभी भी करती है। मैंने बोला छोड़ दे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, कि मत करो करके, और वो मेरी बात सुनती नहीं, क्योंकि बोलती है कि घर पे बैठ के बोर होता है, उनको बचपन मतलब पहले से काम की आदत है। तो मैंने देखा है बचपन से, जब मैं स्कूल में था तब से,
कि मम्मी मतलब लोगों के घर पे आके काम करती है, खाना बनाती है। और वो बहुत टाइम तक मतलब सुबह 6 बजे उठ के जाती थी, और मतलब कभी कभी रात को 8 या 9 बजे तक घर पे आती थी। सो मेरे मम्मी का मतलब सबसे बड़ा स्ट्रगल है यही, कि उसने हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और मैं मतलब वो कभी नहीं भूल सकता, और मुझे इसके रिटर्न में मम्मी को बहुत कुछ देना है, और ऑब्वियसली मैं दूंगा। यही मेरा मतलब मेन गोल तो यही है लाइफ में, कि मेरी फैमिली को मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट देना है आगे चल के। मतलब उनके ओल्ड एज में मुझे उनका सहारा बनना है, कि मैं और उनका नाम रोशन करना ही है कि मैंने कुछ तो किया है। उनको मतलब अच्छा घर, क्योंकि बचपन में भी मेरा घर आपको पता ही है, यस। पतरे का घर था, छोटा सा एक बना रखे। तो मुझे वो नहीं चाहिए कि मतलब आगे जाके मम्मी बोले कि अभी भी यहीं पे। तो मुझे उनको एक बड़ा घर, अच्छी चीजें, अच्छी लाइफस्टाइल देने हैं। तो मेरा मेन मोटिव और गोल यही है अभी। अभी मैंने देखा है कि आपका मतलब आपके और मम्मी का बॉन्ड काफी स्पेशल है, यस। दोनों का बॉन्ड देखा है आपका। इवन दो वैलेंटाइंस डे भी रहता है, तो हाँ आप मम्मी को वो रोज देते हैं और हाँ बोलते हैं माय वैलेंटाइंस। तो हाँ। काफी आपका बहुत बॉन्ड अच्छा है यस आपकी यस मम्मी का। और मैंने आपके मम्मी को भी देखा है, मतलब जैसे अभी हम लोग भी बचपन में साथ थे, तो यस मैंने देखा है मम्मी ने एक एक रुपया जोड़ के आपको जो यस चीज चाहिए वो चीज दी है यस आपको। आपको कभी साइकिल चाहिए रही है तो यस आप मम्मी ने यस। मम्मी पापा ने आपके पैसे जोड़े हाँ और वो दिया है आपको लेके। यस तो लाइफ में इतना सपोर्टिंग मम्मी रहना, और आप ये बहुत बड़ा अच्छी है कि आप यस। फैमिली के लिए इतना कर रहे हो, आप फैमिली के लिए इतना सोच के रखा है आपने। ऑब्वियसली। और जो आपने चीजें सोची है अपने फैमिली के लिए वो ऑब्वियसली आप दोगे, मेरे को यस गारंटी है यस। उस चीज पे। और बेसिकली जैसे अभी हमें सबको पता है कि आप इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे, यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो शो के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ, कैसा था वो शो? भाई शो तो बहुत क्रेजी था। मैंने लाइक कभी सोचा नहीं था कि मैं शो पे जाऊंगा। हाँ। और वो शो ऐसा था ना, मतलब अभी तो बंद पड़ गया। हम्म। और वो शो एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक शो था, हम्म। मतलब पूरा रॉ था, कि कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। जैसे चल रहा है वो लोग सब इंस्टेंट, मतलब स्पॉन्टेनियस था, कि अभी ये बोलना है, ऐसे सोच के नहीं कि जो कुछ भी बोल देते थे, वो हम्म। समय रहना हो या हाँ। अदर उसके साथ पैनल्स में जो हम्म। लोग रहेंगे। तो वो शो तो बहुत क्रेजी था। और मैंने मतलब है ना, मैं समय रहना को तो बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। हम्म। तो वो स्टोरीज डालता था उसके शो के लिंक की, अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करना है तो वो उसने ना स्टोरी डाला था, तो मैं वो हमेशा चेक करता था कि हाँ। डाली कि नहीं हम्म। स्टोरी। हर एपिसोड के बाद वो स्टोरी डालता था, तो मैंने चेक किया था। हम्म। तो मैंने 3-4 बार अप्लाई करके रखा था कि भाई कभी तो नंबर आए। तो मैंने फिर तीसरी बार करके चौथी बार अप्लाई किया। मैं बोला कि लास्ट टाइम करते हैं, हम्म। देखते क्या होता है। तो फिर मुझे फिर शाम को ना कॉल आया, मैंने सुबह अप्लाई किया, हम्म। और 7-8 बजे कॉल आया कि भाई इंडिया गॉट टैलेंट से बात कर रहा हूँ, तुषार भाई करके नाम है उनका। हम्म। तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको इस शो पे आना है। तो मुझे कॉल आया, तो मैं पहले तो भाई पागल हो गया कि हाँ। भाई इधर से कॉल आया हाँ। कि इतने बड़े शो से, और मुझे लगा नहीं था आएगा, पर हम्म। आ गया। तो फिर मैंने बोला हाँ भाई चलेगा, कभी आना है मुझे आप बता दो। हम्म। तो फिर ऐसे डिसाइड हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि परसों आपको आना है ये जगह पे। तो जब मैं उधर पहुंचा ना, तो मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस है, या सब हम्म। मतलब सेलिब्रिटीज आने वाले उनके सामने डायरेक्ट परफॉर्मेंस है। हाँ। तो मुझे लगा कि ऑडिशन है पहले, क्योंकि पहले ऐसे मैंने सुना था कि ऑडिशन होता है हम्म। और फिर परफॉर्मेंस होता है, ऐसा सिलेक्शन होता है। तो मैं उधर पहुंचा तो डायरेक्ट उधर मेरा परफॉर्मेंस था, और ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं था। और इंडिया गॉट टैलेंट केस में आई गॉट लकी, क्योंकि है ना मेरा उधर 2 स्लॉट होते हैं, 5 to 8 एंड 8 to 11 करके। सो मेरा है ना फर्स्ट स्लॉट में 7th नंबर था, हम्म। 7वें नंबर पे था। तो 7वें नंबर तक है ना, मतलब पूरी ऑडियंस डेड हो गई थी। हम्म। और उधर मतलब एनर्जी नहीं था किसी में, पैनल में भी सब लोग डेड हो गए थे। तो मुझे ना 7वां नंबर था, तो टाइम भी बहुत हो चुका था। तो 6 लोगों का कुछ तो हुआ था परफॉर्मेंस, मुझे शिफ्ट कर दिया सेकेंड सेकंड में। स्लॉट में। और उधर पूरी नई ऑडियंस आई थी, और वो लोग पूरे एनर्जी में थे। हाँ। तो मेरा यही लगता कि मुझे उन लोग के सामने परफॉर्म करने मिला, और फर्स्ट परफॉर्म करने मिला। तो उसकी वजह से आई गेस उन्होंने मेरा कट डाला, और उनको अच्छा भी लगा रहेगा, क्योंकि उनको पता था वो चीज़ वायरल जाएगी, रेड बुल वाली। हाँ। तो आई गेस इसलिए। तो अभी जैसे आपने बोला कि आपने जो वो शो में मेंशन की थी जो चीज, वो उधर भी 7 नंबर था, आपका जो कंटेस्टेंट नंबर था वो भी 7 था। हाँ तो मैसेज बोल सकता हूँ कि आप थला फैन हो, आपने स्टोरी डाली थी उस चीज को लेके। मैं फैन मतलब थला फैन हूँ नहीं, पर मैंने जानबूझ के रील बनाई थी, हाँ। क्योंकि उनकी ऑडियंस के लिए अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी हो, हाँ। व्यूज आएंगे मुझे पता था। पता था। तो मैंने एक रील बना के डाला था। तो थला फैन तो नहीं हूँ, पर ऐसे ही डाल डाल दिया दिया था। था। तो ये शो बात हुई शो की। तो बेसिकली आप समय रैना से आप पर्सनली मिले हो, समय यस रैना यस से भारती मैम से आप मिले हो, फिर टोनी भाई से मिले हो आप। यस। तो वो लोग एज अ पर्सन कैसे, कि आपको उधर जाके उनसे मिलके कैसा लगा? भाई एज अ पर्सन वो लोग इतने हम्बल है, बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है। मुझे लगा नहीं था कि मतलब, मुझे लगा एटीट्यूड रहेगा,
सेलिब्रिटीज है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी एटीट्यूड नहीं ना किसी। टोनी कक्कर में था, टोनी कक्कर तो बहुत स्वीट था, वो बेचारे की सबसे ज्यादा मारी थी शो पे, और वो और भी ज्यादा मारी थी पर वो कट कर लिया था क्योंकि ज्यादा हो गया था। और भारती मैम और हर्ष भाई तो बहुत ज्यादा स्वीट है, उन्होंने उनके व्लॉग में भी मेरा वीडियो डाला था कि ये ऐसे ऐसे करता है, इसने टट्टी किया था, तो उनके व्लॉग में भी डाला था उन्होंने, और वो बहुत ज्यादा स्वीट है। वो मुझे बोले भी थी कि मैं तेरी शक्ल कभी नहीं भूलूंगी, तूने इतनी गंदी गंदी बातें की है स्टेज पे, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी साले, ऐसा। तो बहुत स्वीट है। और समय रहना तो भाई उन्होंने लाइक लिटरली बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट के लिए इतना ज्यादा मतलब किया है कि वो मतलब कभी पे ऑफ नहीं कर सकेंगे, ऐसा है। क्योंकि आपने देखा है कि लेटेंट से बहुत सारे लोग फेमस हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस मेनली की, शरण वर्मा हो गई, भाव्य शाह स्टैंड अप कॉमेडियन, वो लोग भी बहुत फेमस हो गए। तो आई गेस समय रहना इज द गाय जो ऐसे आर्टिस्ट लोग को सपोर्ट करता है। और आई गेस ये शो का मोटिव भी यही था, फनी तो था ही, बट एट द एंड मोटिव यही था कि इससे कोई ना कोई फेमस होगा, और ये उनको भी पता था। तो ओवरऑल ये लोग बहुत अच्छे हैं। समय रहना मेनली तो बहुत ज्यादा हम्बल, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, आपके फ्रेंड लगेंगे हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो फिर भी, बहुत ज्यादा स्वीट है। मतलब उनका ऐसा है कि एज अ बकचोद, हाँ हमेशा बकचोदी चाहिए, बहुत बकचोद है भाई। तो जैसे ये मतलब ये मैं भी मानता हूँ कि एक ग्रोइंग आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उधर से मतलब एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को या फिर हर 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 लेवल के आर्टिस्ट को उधर एक स्टेज मिला था, उधर से वायरल होने का ये मिला था आगे बढ़ने के लिए। बट जो कंट्रोवर्सी हुई शो को लेके, तो आपको लगता है इट वाज वैलिड जो कंट्रोवर्सी इतने आगे बढ़ गई वो? टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं तो शो में था, तो ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि बायस्ड कोई जवाब दूंगा कि वो मैं शो की तरफ से बोल रहा क्योंकि मैं शो में था। बट ओवरऑल मैंने देखा जो एपिसोड रिलीज हुआ था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, वो मेंबर्स पे था, मेंबर्स ओनली पे। तो मेंबर्स ओनली पे तो लोग यही रहेंगे ना जिनको देखना है, जिनका इंटरेस्ट है। तो फिर अगर आपको पता है कि मेंबर्स ओनली पे ऑफेंडेड चीजें रहेगी या कोई ऐसा चीज उसने बोला रहेगा, तो आप उस देखो ही मत ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑफेंड होने वाले हो आप, तो देखो ही मत। और मेन मोटिव तो यही था कि उस मेंबर्स ओनली का कि उधर डार्क कंटेंट जाएगा, तो ऑब्वियसली डार्क कंटेंट वही लोग देखते हैं जिनको पसंद है, या फिर जो लोग रिलेट कर रहे हैं कुछ भी है। तो मुझे वैलिड नहीं लगता, क्योंकि वो तो पूरा प्राइवेट इस पे डाला था उन्होंने, तो आई गेस वैलिड नहीं है, क्योंकि वो फन वे में ही था। आई नो कि वो लिमिट क्रॉस किया था, बट वो लिमिट एक लिमिटेड ऑडियंस तक थी, क्योंकि वो मेंबर्स ओनली था। बेसिकली उसका मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बना है। और आई गेस मुझे किधर तो लगता है कि मतलब जो हेटर्स थे उन्होंने मुद्दा काफी ऊपर ले लिया, जो समय रहने के जो शो के हेटर्स थे वो, क्योंकि शो भाई बहुत चला था, और ऐसा शो इंडिया में कोई चला नहीं था। इवन आई गेस नेटफ्लिक्स से भी समय रहना को ऑफर आई थी कि ये शो हमारे प्लेटफॉर्म पे डालो, पर उसने नहीं डाला, क्योंकि उसको पता है कि नेटफ्लिक्स पे उसको उसके मन मर्जी का करने नहीं मिलेगा, उधर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रहेगी। तो बेसिकली वही था कि समय रहना को उसको ऑडियंस को खुश करना था कि रियल में वो कैसा है उसको दिखाना था। ओवरऑल यही था उसका, मतलब शो कैसे रहता है। शो पूरा भाई नॉन स्क्रिप्टेड है। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उनको भी वो पता है, बस वो लोग एक फॉर्म भर के लेते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो, वही। पर वो है ना ऑन द स्पॉट सब जोक रहते हैं, समय रहना ऑन द स्पॉट जोक मारता है, और वो इतना फनी रहता है ना भाई, बहुत मजा आता है उसको देख के। तो बेसिकली जैसे अभी ये शो के जो कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जिस वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, रणवीर अलाहाबादिया जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, मोस्ट सब्सक्राइब और टॉप में जो पॉडकास्टर है वो, तो बेसिकली आपको क्या लगता है जो बात रणवीर भाई ने की थी उधर, वो वैलिड थी उधर सबके सामने जब पब्लिकली बोलना वो सब चीजें? देखो मतलब है ना, मुझे ऐसे लगता है कि वैलिड बात तो कोई होती नहीं है बेसिकली। तो मोस्टली कंट्रोवर्सी इसकी वजह से हुई कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे बोला, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वो ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा इमेज एक अलग तरीके का है एज अ पॉडकास्टर, और वो उन्होंने मतलब दिखाया कि उनका सिंपल इमेज कितना है, और वो एक्चुअली रह भी सकते उतना सिंपल, बट वो पूरा अलग जोन था, वो शो का पूरा माहौल अलग था। और आई गेस यार इंसान को कभी ना कभी फन करना चाहिए, और उन्होंने बस वो फन वे में बोला रहेगा या फिर एक्सट्रीम बोला रहेगा, पर एक फन वे में निकल गया, क्योंकि वो बहुत सिंपल रहते हैं, इतने टाइम से सिंपल रहे लोगों के सामने, और कभी तो उनको थोड़ा रियल बनने मिला, उसके ऊपर भी उनको कंट्रोवर्सी सहनी पड़ी। और आई गेस इतना ओवर हाइप नहीं करना था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि एक ये शो ही था कि जिसको बंद करना इज द मोटिव ऑफ द पुलिस और गवर्नमेंट। क्योंकि यार इंडिया में रेप केसेस
और ये सब चीजें तो बहुत हाँ। होती है। इवन चोरी बोलो, मर्डर बोलो, रेप केस बोलो, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे भी ये चालू था, पर इससे सबका ध्यान हटके ये शो पे गया। और इसका पूरा मतलब इनका मोटिव यही था कि शो बंद बंद करना है, करवाना है। क्योंकि उनको ये शो सह नहीं पा रहे थे लोग कि इतने ओपनली ये लोग जोक्स मार रहे हैं वगैरह। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो वैलिड थे या इनवैलिड थे, बट वो अपने वे में, वो फन वे में बोल रहे थे, उनको अपना एंजॉयमेंट करना था। ही जस्ट वांटेड टू बी रियल, आई गेस। और बेसिकली जैसे आपने भी बोला कि अगर ये बात रणवीर अलाहाबादी ने बोली तभी वो इतना ऊपर उठी, अगर ये बात समय रैना बोलते तो नहीं उठती, हंसते हुए सब निकाले थे, क्योंकि उन्होंने वो एक ये बिल्ड कर मैं ऐसा ही हूँ। अभी रणवीर अलाहाबादी मतलब मेरे इंस्पिरेशन है, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। एज मैं पॉडकास्ट शो चला रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द जितने भी पॉडकास्ट है उनके इंस्पिरेशन वही है, क्योंकि इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट है और उनका कंटेंट एक बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक हमेशा उनके मतलब जिन लोग को वो होस्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं, वो लोग वैल्यू मतलब प्रोवाइड करते लोगों को। तो फिर सब जब भी मैंने भी ये सुना कि पहली बार की रणवीर भाई ने ऐसी बात की है, तो मुझे भी थोड़ा ये हुआ कि रणवीर भाई ने ऐसी बात की। और रणवीर भाई के मुंह से वो बात आई तो वो बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई कि रणवीर भाई ऐसे कैसे बोल सकते। मतलब वो कैसा है, एक मतलब उनकी इमेज कैसी थी पूरे इंडिया में कि वो एक क्लियर इमेज थी, क्रिस्टल क्लियर की हाँ भाई ये बंदा विद मॉरल्स है, विद अपना मतलब प्योर इंटेंशन है, जो हमेशा मेडिटेशन की बात करता है, हाँ ये रिलीजियस के ऊपर पूरा पॉडकास्ट रहता है उसका। तो उस बंदे के मुंह से ऐसी बात आना तो वो ज्यादा फिर हाइप हो गई और वो बात आ गई पूरी शो पे, तो उसके साथ वो शो भी चला गया पूरा। करेक्ट। मुझे आपसे मतलब मैं तो शो में था, आई गेस मेरा बायस जवाब रह सकता है, पर मैं बायस जवाब नहीं दे रहा हूँ। बट एज एन ऑडियंस आपको कैसे लगा था वो कंट्रोवर्सी के ऊपर? आई वुड लाइक टू नो। बेसिकली अभी जैसे मैं शो को भी फॉलो करता था तो वो इतना बड़ा ये पॉइंट था भी नहीं कि उठा है, क्योंकि उससे भी डार्कर जोक्स उस शो में पहले भी हुए थे। और मैंने एक उसके बाद रील देखी थी कि वही सेम बात किसी बंदे ने इंग्लिश में बोली थी, बस ये भाई ने हिंदी में बोली। तो जब वो तुम्हें चलता है, मतलब तुम लोग इंग्लिश में बोलते हो तो भी चलते हो, तुम एज अ फनी वे रहते हो भाई, कूल ये वी आर कूल की इंग्लिश में कुछ भी बोला चलता है। अब फक यू बोलो हिंदी इंग्लिश में तो भाई यू आर कूल, हिंदी में गाली दो तो भाई ये कौन है भाई गाली दे रहे। तो वो है ना लैंग्वेज का भी बैरियर रहता है कि आप इंग्लिश में कुछ भी बोलो तो चलता है, कूल साउंड करता है, पर आप अगर हिंदी में बात करते हो वो सेम चीजें तो वो आपको बहुत ऑफेंसिव लगती है। इवन रफ्तार भाई की लाइन भी है कि इंग्लिश में गाली देने वाले लगते इन्हें कूल और हिंदी में गाने वाले लगते हैं इनको फूल। तो वो ये था कि मतलब मुझे तो नहीं पर्सनली, मुझे वो चीज इतना ये मतलब जितना उसको हाइप अप किया आगे, जितना आगे कंट्रोवर्सी बड़ी प्रॉपर विद पार्लियामेंट तक वो चीज गई थी, ज्यादा हो गया था। तो फिर वो और द वे दे ट्रीटेड रणवीर अलाहाबादिया उसके वो शो के बाद, दे वे दे ट्रीटेड समय रैना और जो पैनल्स पे थे उनके सबके साथ, तो वो बराबर नहीं थी चीज वो, क्योंकि पहले से वो शो का कंटेंट सबको पता है। और अगर कोई बंदा आपका वो शो देख रहा है, वो शो के रील्स देख रहा है, तो उसको पता है वो क्या देख रहा है, उसको पता है कि ये जोक्स ऐसे जोक्स आने वाले वो शो से, तो भाई जिनको ऑफेंस होने वाला है देखो ही मत। अभी ये लोग सब लोग बोले कि इससे हमारा समाज खराब होता है। अगर आपका समाज पहले से वो चीजें देख रहा है तो पहले से खराब है आपका समाज। अगर समाज खराब नहीं रहता तो देखता ही नहीं। अगर आपका समाज इतना ही अच्छा है, आपको आगे ऐसी ऑडियंस बिल्ड करने की उनको वो चीज कुछ आए नहीं, तो वो देखेगा ही नहीं ना वो शो। अगर वो देख रहा है तो पहले से खराब है आपका समाज। और आगे वाला यूथ ऐसी ही है, क्योंकि मतलब उनको सब रॉ चीजें बहुत पसंद है। और मेनली क्या है ना अभी इंडिया में तो आप थोड़ा ये कर लोगे कि ये नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, पर अभी इंटरनेट आ गया भाई और मतलब रोक नहीं सकते। अभी बच्चे के हाथ में फोन है, तो आप मतलब इंडिया का कंटेंट रखोगे, रुकाओगे, पर अभी बाहर का तो उनके तरफ आएगा ही ना कुछ, क्योंकि वो लोग लिमिटेड नहीं है ना कि इंडिया की तरफ बाहर का कंटेंट देखते हैं, हर किसी को फॉलो करते हैं। कोई बाहर का अगर डार्क जोक मार रहा है तो फिर उसको कैसे रोकोगे? यस, तो वही मतलब आपका बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर से आप डिसाइड करो। अगर आपका बच्चा ये देख रहा है तो आप उसको रोको। वो शो को क्यों रोकने की जरूरत? शो को रोकने की जरूरत नहीं। मतलब वो शो को जिस टाइम पे रोका ना, वैसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर का मतलब एक स्टेज हट गया मतलब वो एक ऐसा था कि एक शो था जिसमें रॉ चीजें होती थी, तो एक ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट्स आए थे जिनको एक मतलब प्लेटफॉर्म था जो आगे बढ़ सकते थे उधर से, तो वो प्लेटफॉर्म बन गया। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और पूरी इंडिया देखती थी इसमें। मतलब मेरी भी जो वीडियो आई थी उसको ऑलमोस्ट 39-40 मिलियन व्यूज गए थे। तो मतलब वही है कि यार मतलब किसी छोटे आर्टिस्ट को अगर कुछ ग्रो करने का चांस था
चांस मिल रहा था, तो अभी वो रुक गया। क्योंकि यार ये शो ही ऐसा था कि हर किसी को थोड़ा फेम मिल रहा है, उस फेम से वो लोग कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। ये आपने जैसे देखा शरण वर्मा वगैरह, वो लोग कितने फेमस हुए, और समय रहना उनको साथ में अपने लेके गया, क्योंकि दे वर स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो वैसे बहुत लोगों को चांस मिल सकता था, बट अभी नहीं मिलेगा, तो दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ द शो। उसके बाद भी मतलब वो जो शो रिकॉर्डेड थे पहले से, जो एपिसोड, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे भुवन बम थे, जो बहुत काफी यूथ था, मतलब आगे बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आने वाले थे, पर वो अन्य के लिए हमने मिस कर दिया पूरे शो। तो ऐसे अभी, और मुझे ये इंडिया की यही बात पसंद नहीं आती कि मतलब वो लोग हर चीज को ऐसे बोलते कि यूथ क्या करेगी, यूथ क्या देखेगी। अगर आपकी यूथ वही देख रही है तो आपकी यूथ पहले से ही बिगड़ी हुई है। करेक्ट। और इधर आप जैसे आपने बोला कि इधर के कंटेंट तो ठीक है आप रोक सकते हो, और बाहर के कैसे रोक सकते हो? करेक्ट। अभी इंटरनेट पे कौन क्या क्या देखता है वो उनको नहीं पता ना, सब लोग उनके पेरेंट्स को नहीं पता हम लोग क्या देख रहे हैं। सब लोग थोड़ी बताएंगे हाँ भाई मैं ये देख रहा हूँ, और हर कोई नहीं देखता भाई, इतनी सिंपल चीज है, रिलीजियस अभी तो है ही नहीं कोई। और ऐसा तो कोई है ही नहीं भाई, जो क्या 10वीं के 5वीं 6वीं के बच्चे लोग गाली भी देने लगे। तो अगर जिस दिन आप आपके बच्चे को हाथ में मोबाइल दे रहे हो, तो आप उनको पूरा वर्ल्ड का एक्सेस दे रहे हो। हाँ, सबसे मेन खराब चीज वही है कि अभी 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों के हाथ में मोस्टली जो ये ICSE बोर्ड वाले ये सब थोड़े जेनजी बच्चे हैं, उन लोग के हाथ में भाई फोन रहता है, वो लोग अभी क्या देखते क्या नहीं। 5वीं के बच्चे भाई इंस्टाग्राम पे, और जब हम लोग 5th में थे हमको पता भी नहीं था ये सब क्या है। हम लोग ना फेसबुक पे जाए किसी पे थे, अपना खेलते थे कूदते थे बस। हम लोग जब 5th में थे अपना बस एक ही प्रोग्राम था भाई, सुबह उठो, नाश्ता विश्ता करो, डायरेक्ट ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट खेलो, बस रात को घर पे आ जाओ। वो तभी फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे हमारे पास। और आपका बच्चा, आप अगर फोन दे रहे हो, आपका बच्चा बेडरूम का दरवाजा लगा अंदर क्या कर रहा है आपको पता है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, हिस्ट्री चेक करो तो आपको पता है आपका बच्चा क्या देख रहा है, कितना आपका बच्चा आगे बढ़ चुका है। एग्जैक्टली। तो वो नहीं रोक सकते, मतलब पर्सनली वो बच्चे को समझना चाहिए वो क्या चीज देख रहा है, कैसी चीजें नहीं देख रहा है। बीच में भी वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, रॉक्सन कुमारी रैपर पता रहेगा, तो उसने एक पार्लियामेंट पे या पॉलिटिकल इस पे गाना बनाया था जिसमें गाली थी, और वो पॉलिटिशियन को सब उन्होंने रोस्ट किया था, तो उसके ऊपर से वो कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। तो जब भी उनका इंटरव्यू आया था तभी उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर मैं गाने में गाली दे रहा हूँ तो ऐसा है कि मतलब मैं निर्लज्ज, म्हणजे मराठीमध्ये होते की मी निर्लज्ज आहे असं तुम्हाला वाटतं, आणि जर तुम्ही मला पकडता शिवाय देणार विचारायचं, मी गाण्यामध्ये शिवाय देतो म्हणून तुम्ही मला आत टाकताय, जर तुम्ही असं पूर्ण भारतात केलं की जे शिवाय देते त्यांना आत टाका, तर बोलतो तुम्हाला जेल कमी पडते, सगळ्यांना आहे कस्टडी घ्यायला। हर कोई शिवाय देता है, हर कोई गाली देता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या अपने मम्मी पापा हो, कोई भी हो यार, हर कोई गाली देता है। ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स गाली नहीं देते, वो एकदम मतलब दूध के दूल्हे सब लोग, ऐसा वो गाली देना मतलब कोई बुरी बात नहीं है, इट्स एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव वे है, एक रिएक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि गाली देना वगैरह इज अ बैड थिंग, क्योंकि चलता है यार ये सब, और दोस्त लोग में तो गाली सबसे ज्यादा चलती ही रहती है। दोस्त लोगों को तो नाम से बुलाते हैं ये लोड़ा वगैरह ये सब चलता ही है। तो यही है कि एक एक्सप्रेशन है, और इस गाली में दोस्त लोग के तो ये गाली में प्यार ही छुपा रहता है। जो मतलब जो दोस्त आपको गाली देके ना बोला है वो दोस्त कैसा, वो बात रही थी। हम लोग भी कभी ऐसे नहीं किया, हम लोग अपना भी बार बार कैसे गाली देके बोला था हम लोग भी, तो वो बात है ना। तो वही मतलब ये शो को एक कंट्रोवर्सी बनाना, इतने पीक लेवल पे लेके जाना, क्योंकि पहले ही देश में इतने सब प्रॉब्लम्स है, रेप केसेस हो रहे हैं, जो रेप हो रहे उनको भाई तुम लोग ऐसे रख रहे हो, और इधर भाई तुम लोग का एक शो बीच में, तो भाई तुम लोग इतना कंट्रोवर्सी दे रहे हो, तो कभी कहीं ना कहीं तो ये सिस्टम में भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे। आई गेस मतलब मेरा ऐसा अजम्पशन है कि ये शो क्यों बंद हुआ रहेगा, क्योंकि ये शो है ना भाई बहुत ज्यादा चला था, और है ना बीट नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, कोई भी हो उसमें के कोई भी शो हो, तो वो इतने नहीं चल रहे थे जितना एक यूट्यूब का शो चल रहा था। और मतलब किसी को भी ऑब्वियसली कंपटीशन लगेगा ही कि भाई ये शो चल रहा है, अभी जैसे द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पे है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग देख रहे थे जितना इंडिया गॉट टैलेंट देख रहे थे। तो मुझे वही फील हो रहा है कि एक कंपटीशन को देख के कि भाई सब ऑडियंस इधर ही जा रही है और एकदम लोगों को पसंद आ रहा है, तो बाकी चीजें चलेगी कैसे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मेरी ऐसी थ्योरी कि इसकी वजह से शायद ये बंद किया रह सकता है। उसमें पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सब पॉलिटिशियंस का ही खेल होता है भाई, और गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के हाथ में ही है, और जो बड़े मतलब प्लेटफॉर्म वाले हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो कोई भी हो, तो ये पॉलिटिशियंस को आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस पैसा तो बिक जाती है। यस। तो मेरे मन में तभी एक ही बात आया था कि
अपने पॉलिटिशियन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस इतनी वैली पड़ी कि एक कमेंट के पीछे आपने इतना पूरा कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया और उसके पीछे आप सब गिर गए। करेक्ट। तो इतनी वैली है सच में, क्योंकि बाकी दुनिया में देश में इतने केसेस चालू है, रेप केस चालू है, टेररिज्म का इशू चालू है, तो आप उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, उनको आप पूरा कोर्ट में चला रहे हो केस, उनको ये दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो वैलिड नहीं लगा वो चीज। और द वे दे ट्रीटेड रणवीर अलाहाबादी, तो मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो खींच के लेके जा रहे थे एज अ क्रिमिनल, इतना तो बड़ा कुछ किया भी नहीं था, उसमें कुछ बलात्कार कुछ कर दिया ऐसे लगा। जो बलात्कार करते उसको भी वो प्यार से लेके जाते हैं, उनको बिरयानी खिलाते, बिरयानी खिलाते, तेरे इसको बिरयानी खिलाते, और भाई इसको खींच के लेके चले जा रहे सब लोग। एग्जैक्टली। तो मतलब कहीं ना कहीं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे और अपने पुलिस का पावर है, या फिर जो तो देश की अपना जो ये है डेमोक्रेसी, और उसके ऊपर एक सवाल है बहुत बड़ा कि मतलब यही चीजें सब आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो ऐसे चीजों को जो, और उसके पीछे जैसे आपने बोला कि एक नेटफ्लिक्स से बड़े चैनल का भी हाथ रह सकता है, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ये बात हुई कि आपने बोला कि नेटफ्लिक्स का कॉल आया था समय रैना को कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप डालो आपका, उधर उसने मना कर दिया, तो फिर वो पीछे बैक एंड से उन्हें वो सब चीजें चली रहेगी, वो भी रह सकता है पीछे। तो ये हुई बात अभी शो के बारे में। तो बेसिकली आपने जो शो में कंटेंट डाला था, जो आपने बात की थी, सो दैट वाज प्री प्लान कि ये बात मुझे बोलनी है, क्या ये सिर्फ बात ऐसी थी कि मतलब सिर्फ आपने बोली थी, या सच में आपने की थी? नहीं भाई, तो सीन ऐसा था कि मुझे ना शो के एक दिन पहले फॉर्म आया था, कि ये भरना है 5 पॉइंट्स, मतलब इंटरेस्टेड थिंग्स अबाउट यू। तो मुझे लगा कि बकचोद शो है, तो कुछ बकचोदी लिखते हैं, तो मैंने इतना बकचोदी लिखा था। तो मैं जब उधर ऑन द स्पॉट पहुंचा वो हैबिटेट में, खार में, तो मैं पहुंचा तो मुझे ना उन लोग ने, उनके टीम ने साइड में बुलाया कि तुझे हमारा शो इतना गंदा लगता है, तूने इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है। तो मुझे उन्होंने बोला कि ये सब नहीं चलेगा भाई, उधर वो भारतीय वगैरह आए, तू ये सब क्या गंदी गंदी बातें। मैंने फिर उनको बोला कि भाई मुझे लगा बकचोद शो है, तो बकचोदी करनी है, मैंने इसलिए लिखा था। तो मुझे उन्होंने बोला कि देख ये सब नहीं चलेगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो मुझे उन्होंने पूछा कि कुछ ऐसा है लाइफ में इंसिडेंट जो तुझे मतलब याद हो, जो इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को अच्छा लगे। तो फिर मुझे वो याद था रेड बुल का ऐसा, और ये कुछ प्री प्लान नहीं था, तो ये हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैं जब 12th में था, मैं क्लब में गया था ऐसे दोस्तों के साथ, और तभी मतलब मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, और फिर मेरा दोस्त बोला कि तू कुछ नहीं कर रहा, रेड बुल पी ले। मैंने पिया भाई 3-4 रेड बुल, और मैं घर पे गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सुबह 6 बजे सोया, तो कुछ तो 6-7 बजे मैं सोया था सुबह, और फिर ये चीज मैंने लिख दी थी उधर, और ये हुआ था सच में मेरे साथ, इसलिए लिख दिया था। और सबसे ज्यादा वायरल वही चीज थी, उन्होंने जब मुझे कोलैब रिक्वेस्ट भेजा था इंडिया गॉट टैलेंट में, उसको ऑलमोस्ट 30 मिलियन कुछ तो व्यूज गए, 31 मिलियन, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। मतलब वो बात सच्ची है, आपने जो 7 बार किया वो सच्ची में हुआ है? ये सच हुआ था, और मैं इसको भाई डिनाई नहीं कर सकता, जो हुआ था वो हुआ था। तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि पहले आपको जो फॉर्म आया था, आपने उसे काफी चीजें लिखी थी जो बाद में आपको चेंज करनी पड़ी, तो वो क्या चीज थी? क्योंकि आपने वो रील में भी बोला है, जो आप शो में गए थे तभी उधर भी आपने ये बात मेंशन की थी कि भारती मैम के सामने कि मैंने बहुत सी चीजें चेंज की, मैंने इससे भी गंदा लिखा था आपको। तो वो बातें क्या थी? मतलब बेसिकली क्या था कि उन्होंने पूछा था कि 5 थिंग्स यू कांट लिव विदाउट, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो मैंने लिखा था खाना पीना और चोदना। तो मैंने ऐसे लिख दिया था। और ये अभी उन्होंने और बहुत सारी चीज थी कि जैसे कुछ तो था, मैंने उसमें लिखा था सीपी गिरी, तो पसंद क्या है शायद, ऐसा कुछ तो था सीपी गिरी। तो उन्होंने मुझे पूछा ये सीपी गिरी क्या है, तो उसमें था कि चुप पगलू करके ऐसा था। तो ये हमारे कॉलेज का कोड वर्ड था कि चुप पगलू करके, तो ये सब मैंने लिखा था, और उनको ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगा, तो मैंने चेंज किया था थोड़ा बहुत। तो कुछ चीजें उन्होंने रखी थी, पर 2-3 पॉइंट्स मैंने चेंज किए थे। तो बाकी ये चेंज करके आपने लास्ट में डाला था कि 7 टाइम मैंने किया था। हाँ, ये मैंने डाला था, उनको ये लगा शॉर्ट की, ठीक है भाई ये चलेगा करके। मतलब आपने लाइफ के वही जो चीज चुनी कि वो आगे जाके वायरल हो जाए, ऐसे मतलब आपका मेन मोटिव वही था कि आगे जाके भाई बकचोदी करनी है शो में और वायरल होना है। मुझे बस नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं था कि वायरल होगा या कुछ होगा। मुझे ये था कि यार कुछ ऐसा बकचोद शो है, ऑब्वियसली मैं बोरिंग नहीं दिख सकता। तो मुझे ये था, और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी लिख के मतलब ऐसे प्रिपेयर किए थे कि मुझे अगर मेरे रैप से कुछ बोलेंगे कोई कि तेरा रैप ऐसा था, पर मैं ऐसे बोलने वाला था कि मेरी रैप की तो बात ठीक है, पर यहाँ पे टोनी कक्कर भाई बैठे, तो उन्होंने मुझे मना किया था, ये सब मत बोल, तू पागल है क्या, तो गेस्ट है हमारे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ,
आपको मतलब आप जो ठीक बोले समझोगे वो करूंगा मैं। तो फिर वो ऐसा हुआ था, वो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया क्योंकि गेस्ट थे वो, हाँ गेस्ट को टोनी ऐसा कक्कर, बोल नहीं और सकता। ऑब्वियसली इतना हम लोग डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते। वो एक्चुअली वो स्वीट गाय है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी है वो। बेसिकली आप अभी एक मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि आपका यस। जो बचपन था वो एक मतलब एक वन रूम किचन जो हाँ। पतरा था, पतरे यस के रूम यस। में गया, तो उधर से उठ के एक लड़का इंडस के सबसे मोस्ट फेमस शो यूट्यूब शो पे जाता है, इंडस गॉट टैलेंट पे, तो आपके लिए वो फीलिंग कैसी थी? भाई मैं तो, आपने देखा रहेगा मेरा एक रील था जब वो शो आया था, हाँ। और मैं मेरी मम्मी हम यस लोग यस यस। टीवी पे देख रहे थे, और मैंने जैसे देखा कि मेरी एंट्री हुई, और मैं मतलब मैंने पहले भी देखा था एक दोस्त लोग के साथ ये एपिसोड, पर मम्मी के साथ मैंने देखा बैठ गया, और मेरी ऐसी एंट्री हुई और मैं आया शो पे, मुझसे रहा नहीं गया भाई। मैंने ना मतलब मेरे आंख में ऑटोमेटिक आंसू आ गए कि यार मैंने कभी तो सोचा था, ये ड्रीम किया था कि ये शो में मुझे जाना है। हाँ। और मैंने सच में ड्रीम किया था जब से वो फर्स्ट एपिसोड आया था ना, तो मैंने ऐसे सोचा था कि यार एक बार तो ये शो में जाना है, थोड़ी बकचोदी करनी है। तो फिर मैंने देखा यार सच में ये हो गया, मतलब ऐसा रहता है ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, तो वैसी ही फीलिंग थी मेरे लिए। और वो शो में जैसे मैंने एंट्री ली, ऐसे वो हाँ। सब हुआ रैप वगैरह, और मैं देख रहा था, मम्मी भी इतने प्यार से देख रही थी, तो मुझे ऐसे रहा नहीं गया, तो मैंने रो दिया रो था। दिया। मेरे लिए बहुत बेस्ट फीलिंग थी ये कि इतने बड़े शो पे मुझे जाने मिला। यस, मैंने वो देखी थी रील की, जैसे मतलब तो आपने रील डाली थी कि आपका आगे सामने टीवी चल रहा है, आपके हाँ साइड में आपकी मम्मी बैठे, आप बैठे हो, और जैसे आपकी एंट्री होती है हाँ तो मम्मी पहले उधर देखती है हाँ टीवी के पास, और फिर आपके पास देखती है, और हाँ पीछे आके बोलती है हाँ अरे हाँ रड़तो ही डोळ्यात हाँ। पानी आलं। मतलब एक बेटे के लिए वो सबसे प्रेशियस मोमेंट रहता है यस कि यस। आप तो किसी फील्ड में इतना बड़ा नाम कर रहे हो, यस और यस। आपकी आप अपने फैमिली को दिखा रहे हो, आप सब जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, आप सबसे ज्यादा प्यार आपके मम्मी से करते हो, हाँ तो आपकी मम्मी उस वो चीज को लेके मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, वो मम्मी अप्रिशिएट कर रही थी, वो यस। एक बच्चे के लिए एक बहुत हाँ बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है चीज है, लाइफ यस में। यस करेक्ट। और मतलब ऐसे हुआ था ना, जैसे शो रिलीज हुआ था, मम्मी तो इतनी, मम्मी पापा दोनों, इवन मेरा भाई, सब लोग इतने खुश हुए थे ना कि मतलब मम्मी ने उसकी हर एक फ्रेंड को, हाँ। भले मतलब मैंने शो में गंदा बोला हो, कुछ भी बोला हो, पर मम्मी ने उसके हर एक फ्रेंड को शेयर किया। हाँ। और पापा रात को घर पे आए 10-11 बजे, पापा ने वो लिटरली शो खाना खाते टाइम मतलब मेरा वाला ही रिपीट करके हाँ। 4-5 बार देखा था, और सुबह उठ के उनके दोस्तों को सारे बता रहे, भेज रहे, सबको बताया था कि ये मेरा बेटा इधर आया। मेरे पापा को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया, वीडियो डाला हो, कुछ भी किया हो, तो उनके दोस्तों को बोले यार मेरा बेटा इधर है, हाँ। ऐसे थोड़ा फ्लेक्स करना मेरे बेटे के बारे में Yes. ऐसा। और पापा के लिए मतलब वो एक बहुत बड़ी बात रहती है कि आपने यस बेटे की सक्सेस वो फ्लेक्स करके आगे यस जाएंगे। यस यस। और वो एक अलग ही फीलिंग रहती है, मतलब हाँ मैं भी नहीं जता सकता कि वो फीलिंग कैसी हाँ। रहती है कि यस आपके यस फैमिली आपको इतना प्राउड हाँ। फील करवा रही है। और बहुत बेस्ट फीलिंग थी, मेरी दादी भी, सब लोग मेरे घर वाले बहुत खुश थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने शो में ऐसी बातें की तो कोई मुझे घर पे मेरे जज कर रहा है कि ये तू ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल रहा। सब लोग बहुत खुश थे, और मम्मी मेरी, मतलब मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्टिव थे कि आम्हाला काय फरक नाही पडत तर मला। और मेरा भी ऐसा था कि मतलब मम्मी पापा और मेरे को खुद को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोला हूँ, और वो सब फनी था, उनको पता था कि फनी वे में बोला हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे दुनिया से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी है। और मेरे मतलब है ना, मैंने देखा जैसे शो आया और इंडिया गॉट टैलेंट ने मुझे कोलैबोरेशन भेजा था इंस्टाग्राम पे, और मैं रिफ्रेश कर रहा था, मेरे फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे थे 100 और ऐसे फट से मतलब 1600 थे मेरे फॉलोअर्स, और ऐसे अचानक 2000 हो गए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 2500 हो गए। तो इतने लोग पागल जैसे लोग फॉलो कर रहे थे, और मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कुछ ना कुछ, भाई आपका शो देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। और मैं रिफ्रेश करते जा रहा हूँ, फिर सुबह तक कुछ तो मेरे 5-6 हजार ऐसे कुछ तो फॉलोअर्स हो गए थे, फिर 2-3 दिन में 10 हजार हो गए थे। और मेरा मतलब एक रहता है ना कि कोई ऐसा आर्टिस्ट है कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज रहती है कि 10 हजार फॉलोअर्स रहना और होना, कि भाई 10 हजार फॉलोअर हो गए, क्योंकि सब लोग यार बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट डालने का, कुछ भी हो, वो इन्फ्लुएंसर हो कोई भी हो, कि उनके लिए एक माइलस्टोन रहता है कि 10 हजार। तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। मेरी मम्मी तो भाई सच्ची बोलूं, वो है ना मेरे से ज्यादा, सबसे ज्यादा रिफ्रेश मेरा अकाउंट वो करती थी कि मेरे बेटे के कितने फॉलोअर्स हुए, और कभी कम होते तो मुझे बोलती थी क्या कमी होता है, खाती टाग इंस्टाग्राम पर। तो वो ऐसे करती थी, और उसको बहुत पसंद है देखना कि रिफ्रेश करके मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े। और जैसे 100 फॉलोअर्स बढ़ जाते मुझे बताती थी, अरे 700 वाढले आस्ता आस्ता। फिर उन्होंने केक भी लाया था 10 हजार फॉलोअर होने के बाद। तो वो सब अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस मतलब एक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ऐसी किसी भी फील्ड में आ रहा है,
ये चीज बहुत बड़ी बात रहती है कि आपके घर वालों को, आपके वजह से आपके घर वाले की आंखों में खुशी के आंसू आए। करेक्ट। तो वो आपके फैमिली के इसलिए आए थे, आंखों में आए थे। और आपकी मम्मी, जैसे आपने बोला कि मम्मी ने केक लाया था खुद से 10K फॉलोअर्स पे आपके, तो इन लाइफ में मतलब इतनी सपोर्टिव मम्मी होनी जरूरी है सबके लाइफ में। मतलब जो, क्योंकि ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं करता, तो उन्हें सपोर्ट के लिए बाहर देखना पड़ता है कि बाहर का कोई सपोर्ट कर रहा है। बस आपके फैमिली में आपके भाई इतना सपोर्ट करते, पापा करते, दादी, इवन दादी भी करते। दादी को तो उसमें तो कुछ पता भी नहीं रहेगा सोशल मीडिया रहता है क्या एक्चुअल में। मेरी दादी का बहुत सही लगता है मुझे। मेरा मतलब मैं कोई भी गाना कभी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं ना मतलब पहले ऐसे करता था, अभी नहीं करता इतना, पर पहले ऐसे करता था कि सबसे पहले मेरी दादी को सुना था, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है, अरे वाह कितनी चांगला है ये, उसको बहुत मजा आता है कि मेरा पोता ऐसे वीडियो में ऐसे दिख रहा है, मुझे बोलती है तू ये बाकी लोगों के जैसे ही कर रहा है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसको इतना पसंद आता है ना कि मैं कुछ ऐसे रैप वीडियो शूट कर रहा हूँ या कुछ शूट कर रहा हूँ, उसको टीवी पे देखने में इतना बढ़िया लगता है, उसको बहुत मजा आता है, एकदम खुश रहती है। और वो ऐसे एयरफोन लगा के मेरा गाना सुनती है, उसको बहुत मजा आता है। इतना सपोर्टिव फैमिली चाहिए। और ऑब्वियसली उनका पोता इतना बड़ा काम कर रहा है तो उनको भी एक प्राउड रहेगा कि हाँ मेरा पोता ऐसा काम कर रहा है। उसने तो पूरे एरिया में, सब गली में सबको बता दिया था। जैसे मैं शो पे आया था, ये माझा मुलगा याच्या टीव्हीवर आलाय बघा जाऊन, सबको बता रही थी। और मेरे से वो नाम लिख के लेके गई थी चिट्ठी पे कि कौन से शो का है, यूट्यूब पे डालने के लिए। तो सब मतलब इतना स्वीट लगता है ना मुझे कि मेरी फैमिली, भाई मैं ब्लेसिंग मिले मुझे, इतनी स्वीट फैमिली मुझे मिले। दादी हो, भाई हो, कोई भी हो, मम्मी पापा हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं। यस यस, आपकी फैमिली काफी अप्रिशिएबल है। मतलब ये अभी ये पॉडकास्ट कोई भी देखे ना तो उनके लिए एक एग्जांपल सेट किया आपने कि आप फैमिली हो तो कैसी चाहिए। हाँ करेक्ट, ऐसी हो फैमिली की, अगर चाहिए पूरा सपोर्टिव फैमिली कैसे दिखती है। तो जैसे आपने बोला कि आपके जो फॉलोअर्स ये शो के बाद जैसा कोलैबोरेशन आपको भेजा था, तो उसके बाद आपके फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे। जैसे आपने बोला कि एक रात में आपने आई गेस 2K गेन कर लिए थे एक रात में। तो वो कैसी फीलिंग थी? क्योंकि एक कंटेंट, अभी जब मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं भी इतना काम करता हूँ, तो जब भी मेरा एक भी फॉलोअर बढ़ता है तभी मुझे खुशी होती है, हाँ भाई फॉलोअर बढ़ रहा है। और अगर जब भी घटता है तो मुझे वो दिल को लगती है वो चीज, यार फॉलोअर घट रहे हैं, अभी कुछ तो करना पड़ेगा आगे। बट ओवर द नेट आपके इतने बढ़ रहे हैं, 1K 2K बढ़ रहे हैं, तो वो तभी कैसे लगता है कि हाँ मैंने इतने साल से मेहनत की पर अभी जगह किधर, तो ये मुझे सब दिख रहा है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे रील को। मुझे तो भाई बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि ये फीलिंग मुझे कभी आएगी, इतने इंस्टेंटली फॉलोअर्स बढ़ेंगे। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैं भी यार पहले डालता था कंटेंट, रैप हो कुछ भी हो मैं डालता था, पर ऐसे मतलब वो रहता है ना कि ऑडियंस का उतना इंटरेक्शन नहीं आता था, कोई फॉलो नहीं करता था, तो वो लगता था कि यार क्यों लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसा वैसा। और अचानक फिर ये ऐसे ड्रॉप हुआ इंडिया गॉट टैलेंट, और सबको शौक मिला कि भाई यही शो पे गया है। मेरे दोस्त लोग को मुझे कॉल आ रहे थे कि शो पे गया है मेरा भाई, ऐसा ऐसा, बहुत मस्त लगा तुझे देख के, ये सब। और मैं देख रहा था कि फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं कितने नहीं। और उसके बीच में भी मैंने 2-3 ऐसे फनी रील्स डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि चलेंगे, क्योंकि अभी ऑडियंस है। और वो चली भी थी, जैसे थाला वाली रील थी, उसको भी 3-4 मिलियन कुछ तो व्यूज गए थे। मेरी मम्मी का वीडियो तो उसको भी 2 मिलियन व्यूज गए थे। तो ये सब था, और मुझे पता था कि जाएंगे व्यूज वगैरह। और मैंने देखा, जैसे नेक्स्ट डे उठ के देखा था फॉलोअर्स इतने बढ़ गए। मेरी दोस्त लोग भी सब लोग चेक कर रहे थे, आज तेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, उतने हो गए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मतलब कोई जानता भी नहीं था मुझे, और अचानक इतने लोग स्टार्ट किया मुझे फॉलो करना। और मतलब मेरे दोस्त लोग का भी एक फ्लेक्स रहता था, अरे ये मेरा दोस्त है कि ये शो में गया था, क्योंकि सबको पता है ये शो। और हर कोई देखता था, मोस्टली तो देखता ही था। जैसे मेरे दोस्त को ये ऑफिस में बता रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, इस शो में गया था, ऐसे ऐसे। तो वो बहुत क्रेजी फीलिंग थी, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसी फीलिंग थी वो। कि भाई ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो ना, उनके लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीज हो, आपके भी हो। ऐसे मुझे फील होता है कि ये फीलिंग बहुत बेस्ट रहती है। इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं इतना जो इतना सुकून दे सकती है। ये फीलिंग सुकून देती है कि एक रात में इतना फट जाना, एक रात में इतना, मतलब अगली रात तक हम लोग खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे करे कि ना करे, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। कल सुबह उठ के देखते कि भाई अचानक से इतना रिस्पांस आ रहा है, इतना हाइप मिल रही है। जैसे कि आपके इतने फॉलोअर्स बढ़े, तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई? तो भाई मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था इधर वाशी है, अपना वाशी स्टेशन। मैं ऑफिस से ऐसे ही स्टेशन पे जा रहा था, या फिर कुछ खाने जा रहा था। तो उधर मैं रोड क्रॉस कर रहा था, ऐसे एक वैगनर कार आई और ऐसे बीच में ही रुका है उसने रोड के।
और मुझे आवाज दिया कि अरे गॉडजिला अंकुश अंकुश करके आवाज दिया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कौन है करके, तो मुझे उसने बोला कि अरे भाई आप इंडियाज गॉट टैलेंट में थे ना, ऐसा ऐसा। तो मैं बोला हाँ भाई। तो उन्होंने फिर मेरे साथ फोटो वगैरह खींचा। तो मुझे वो इतना ऐसा अलग ही फील था भाई वो, हाँ। कि लोग मतलब मुझे जान रहे। और उधर भी जैसे शो खत्म हुआ था ना, पूरा पैकअप वगैरह हो गया था, मैं ऐसे ही बाहर रुका था क्योंकि मुझे समय रैना को मिलना था पर्सनली। हाँ। तो मैं रुका था उधर, फिर लोग जैसे ऑडियंस बाहर जा रही थी ना, मेरे साथ ऐसे फोटो वगैरह खींच के जा रही थी। तो मुझे ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी टाइप फील हो रहा था, और वो फीलिंग भाई बहुत क्रेजी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे वो एक ऐसा मोमेंट रहता है कि इससे पहले हम लोग सोचते हाँ। कि कोई अपने साथ भी फोटो ले, कोई अपना भी ऑटोग्राफ करेक्ट। ले, और तभी वो मोमेंट आता है जब भी लाइफ में, हाँ। तभी हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि हाँ भाई यस इतने यस। साल की मेहनत, जो हाँ हसल थी, जो स्ट्रगल थी इसके पीछे की, कहीं ऐसा लगेगा हाँ आज कहीं तो जाके वो पूरी हो गई हाँ। कि हाँ करेक्ट भाई इतना करेक्ट। स्ट्रगल, इतना घिसे थे हम लोग ने रात रात बैठ के। यस यस यस। तो वो एक मतलब अलग फीलिंग रहती है। बहुत क्रेजी फीलिंग होती है। और मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो ऑकवर्ड लगा था, यार लोग क्यों मेरे साथ फोटो खींच रहे हैं। हाँ। और मुझे मतलब तभी पता भी नहीं था कि मेरा कट आने वाला है कि नहीं वीडियो में, फाइनल वीडियो में, क्योंकि ओवरऑल 15 कुछ तो कंटेस्टेंट थे। और मुझे ऐसे मतलब तभी मैं था ना उधर, बाहर ही था बैक स्टेज पे। हाँ। ऐसे लग रहा था कि यार इन लोग का इतना अच्छा हुआ है, क्योंकि आवाज आ रही थी ऑडियंस की बाहर कि बहुत अच्छा हुआ। उधर वो समय रहना फोड़ता है ना हाँ। वो पॉपर, तो उसने वो भी फोड़ा था बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो मुझे लगा था कि यार मेरा क्या ही आएगा, हाँ। कि इतने लोग थे, 15 में से कोई और 4-5 लोगों का आएगा। तो मुझे लगा भी नहीं था कि मेरा आएगा। फिर मुझे एक दिन ऐसे ही कॉल आया कि भाई आपका ना ये म्यूजिक का कुछ सीन है क्या, कॉपीराइट वगैरह का। तो मैंने फिर वो चेक किया कि कॉपीराइट बैठ सकता है कि नहीं। तो फिर मैंने वो बीट खरीदा। मैं बोला नहीं भाई मुझे शो में चाहिए कि मैं रहूं। तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं बीट खरीद रहा हूँ, वो कोई तो बाहर का आर्टिस्ट था, उसको मैंने कैसे मेल वगैरह किया। फिर उसको मैंने पैसे दिए कि भाई मेरे को बीट चाहिए। उसने मेरे से कुछ तो डॉलर में पैसा लिया। तो ये सब हुआ। और फिर ऐसे आ गया फिर एपिसोड, वो बहुत क्रेजी था। क्रेजी क्रेजी एपिसोड, काफी क्रेजी था वो। और एज अ रेडबुल गाय, आपको आपका एक नाम बन गया हाँ। कि एज अ रेडबुल गाय, हाँ यस। एक रेडबुल गाय करके है जो हाँ इंडस को लेटर में आया था। हाँ। तो वो फीलिंग कैसी होती है आपको कि वो आपको भी, आपका ऐसा नाम कि आपका जब इस भले स्टेज में आपका तो गॉडजिला रहेगा, पर आप अभी जाना चाहते हो कि तो रेडबुल गाय। यस। तो वो फीलिंग कैसी, कभी आपको किसी क्रेजी फैन ने वो क्वेश्चंस पूछे वो रेडबुल के सीन के ऊपर? हाँ मुझे ऐसे मतलब मैं एक लास्ट टाइम भी बहुत लोगों से मिला था। तो मुझे बहुत लोग यही पूछते हैं कि भाई ये सच में था क्या, क्योंकि किसी को सच नहीं लगा था कि यार 7 बार ऐसे कैसे हिला है, ऐसा ये सबको लगता है। तो मुझे मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा ये हुआ था क्या, सच में ये हुआ था क्या। मैं बोला हाँ भाई हुआ था, इसलिए मैंने बोला। और फिर वो फीलिंग भी अलग ही है कि नए नाम से तुम जाने जाते हो, रेड बुल गाय करके। और मुझे अच्छा लगा था ये कि, और मुझे डीएम्स में भी आए थे दैट रेड बुल गाय, यू आर दैट रेड बुल गाय ना, ऐसे ऐसे। और लोग मुझे मिल रहे थे तो वही नाम से पहचान रहे थे कि ये रेड बुल गाय। और मैं जैसे अभी नए ऑफिस में ज्वाइन किया, तो उधर भी लोगों ने मुझे पहचाना था कि हाँ ये वही है। मतलब पहले मुझे उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने उनको बोला हाँ मैं आया था ये शो में। तो उन्होंने बोला हाँ इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं पे देखा है तुझे, ऐसा वैसा। तो वो सब मतलब अच्छा फीलिंग था कि रेड बुल गाय तो ठीक है भाई, रेड बुल गाय। हाँ। तो बेसिकली जब भी हम लोग अभी ये पॉडकास्ट प्लान हो रहा था अभी, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त थे, कलीग थे, जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये पॉडकास्ट करना है मुझे। तो मैंने भी बोला कि मेरा भाई आ रहा है पॉडकास्ट में। तो बोला कौन है वो, तो बोला इंडस गॉट लैटर्न में आया था। तो वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी शौक हुआ भाई इंडस गॉट लैटर्न में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसे देखी मैं बहुत अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ करता था। अभी मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है कि मैं भाई इतने वायरल बंदे के साथ बैठा हूँ सामने जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मैं उनको पूछा था, बोलता था कि जो बंदा है वो रेड इसमें इंडस गॉट लैटर्न में आया था। तो वो लोग बोलते कौन सा एपिसोड। तो मैं बस उनको बोलता हूँ कि आप द रेड बुल गाइस सर्च कर देना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा वो बंदा कौन है करके। अरे ये तो मेरा ना, मैं सच्ची बताऊँ तो अभी मैं नया ऑफिस ज्वाइन किया मैंने टी सीरीज का। तो उधर मेरा इंटरव्यू हुआ था थर्ड। तो मुझे ना मेरे बॉस ने पूछा कि ये सब रिज्यूमे वगैरह छोड़ दे, और तू मुझे बता कि तू क्या है, मतलब कुछ टैलेंट क्या है तेरे में, और कुछ अलग है क्या तेरे में जो इस रिज्यूमे पे लिखा नहीं हो। मैंने बोला हाँ सर, मैं अभी रिसेंटली एक शो पे गया था। और हम लोग इंटरव्यू में बैठ के, तो मुझे सर ने पूछा कि ये क्या यूट्यूब पे। मैंने बोला हाँ ये सर। तो हम लोग इंटरव्यू में बैठ के मेरा एपिसोड देख रहे थे। उन्होंने सर्च किया, मैंने बोला अंकुश लंगोटे सर्च करो आ जाएगा। तो उन्होंने सर्च किया और टीवी पे लगा दिया। और मेरे को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था कि इंटरव्यू में ये सब चालू है, हम लोग शो देख रहे हैं, वो भी हंसे जा रहे थे। तो मैं बोला सही है ठीक है। वो बोले कि बाकी घर पे जाके देखता हूँ। बोला सही है फिर।
तो जैसे कि आपने बोला कि मतलब काफी मतलब क्रेजी था आपने जो बात बोली थी इसमें, हाँ। तो वो सुनने के बाद आपकी मम्मी की रिएक्शन कैसी थी? मेरी मम्मी यार मुझे तो पहले ऐसे मतलब थोड़ा शाय फील हुआ घर पे कि लो मम्मी पापा को क्या लगेगा, ये बच्चा क्या कर रहा है जो बिगड़ गया है करके। तो मेरी मम्मी मतलब कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया। मम्मी, मैंने बोला कि मम्मी हाँ जो था वो था, मैं अभी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो शो पे था। तो मेरा पहले प्लान था कि मम्मी को ऐसा बोलूँ कि ये सब मैंने स्क्रिप्ट स्क्रिप्टेड थी किया था। तो स्क्रिप्टेड था करके ये सब बोलूँ। पर मेरा ऐसा था कि यार क्या झूठ बोल के मिलेगा, तो सच्ची बोलता। मम्मी मेरे को पता था कि इतना कुछ बोलेगी नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला कि हाँ झालो होता केलो होता तो पापा को भी पता था, पापा भी कुछ नहीं बोले, "यार, ठीक है ना, बस शो पे आया ना, बस हो गया वो हम ज्यादा लोग के इम्पोर्टेंट। लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो तू फिर कुछ भी कर। मतलब आप इधर इधर तक सपोर्टिव आपके फैमिली। अरे मतलब मेरी फैमिली बहुत चिल है यार, बहुत फ्रेंडली है, अच्छी फैमिली है। जब ये आपका जो शो आया था, जब ये एपिसोड देखा था, तो पॉपअप आया था मुझे, हाँ, आई गेस तभी मैं जॉब से वापस आ रहा था, आई गेस तभी मैं देखा था ट्रेन में। हाँ। तो मैंने बोला, ओपन किया, है ना भाई लंगोटे इंडियंस गॉट लैटिन में, क्योंकि उससे पहले कुछ ये नहीं था कि आपने भी कुछ स्टोरी डाली नहीं थी या फिर हाँ, डाली थी, तो मैंने नहीं चेक मुझे नहीं की एक्चुअली थी। डालना ही नहीं था कि हाँ। भाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये शो में मैं आ रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हम्म। फाइनल में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। ये 4 लोग को रखो, इसको हटा हम्म। दो। तो मुझे इसलिए डालना नहीं था क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ स्टोरी डाला शो में आया नहीं, हम्म। ऐसा। तो मेरा वही था कि एक बार मुझे पता चले कि आ रहा आ है, रहा है। तो तभी मैंने जाके फिर स्टोरी डाला डायरेक्ट, फिर उनका कोलैबोरेशन ही आया। तो वो फिर कोलैबोरेशन भी आया तो मुझे ऐसा लगा यार इसका कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन आया है, तो तभी मैंने डाला डाल स्टोरी। दी। तो तभी मैं आ रहा था, तभी मैंने देखा कि आपका पॉपअप आया, तो मैंने देखा कि भाई आप आ रहे हो शो में। तो अभी जैसे कि सब इधर इधर मेरे एरिया में सबको पता है कि आप मेरे फ्रेंड हो, हम बचपन से साथ में हैं। तो मुझे उनके कॉल आ गए, अरे भाई लंगोटे इंडस को लैटिन में आ गया। अरे हाँ हाँ, तो बोलता है, तो मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि मैंने जिस बंदे को देखा है जो बचपन से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फैमिली इतनी स्ट्रगलिंग में जा रही है, सब चीजें, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मिडिल क्लास है, तो वो बंदा इतना जाके आके नाम कर रहा है, तो मेरे लिए भी मतलब प्राउड मोमेंट था। अगर मैं आपको छोटा भाई बोलता हूँ, Yes, तो yes. मैं बोला कि मेरा छोटा भाई आया करके, क्यों, तो मैंने जिसने भी मुझे बोला कि अंकुश आया करके, बोला हाँ भाई मेरे छोटा भाई है, तो वो शो में है। तो आपके आपसे ज्यादा आपके आजू बाजू ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि Yes, हाँ भाई yes. जो बंदा साथ में बैठा था वो आज हाँ, एक नाम कमा रहा है आगे yes, जाके, इतना तो लोग अभी जानने लगे yes, इस शो में। तो आई एम ग्लैड कि आप वो शो पे आए yes, और आपका करियर उधर से काफी बूस्ट हो गया। yes. अभी अभी करंटली आई गेस आपको 15 के हाँ, प्लस फॉलोवर्स आपके, 16 के। 16 के आपके फॉलोवर्स हैं। तो जो जैसे आपने पहले बोला आपका 1200 फॉलोवर्स थे, उधर से 16 के तक जर्नी, वो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को सालों लग जाते हैं उतना Yes, yes, कमाने में, correct. और आपने उतना कम टाइम में Yes, ये yes. किया। तो वो एक आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है वैसा, क्योंकि आपका हाँ, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो yes, आप yes. शायद से और नहीं, 3-4 हाँ साल को लग जाते वो हाँ बहुत टाइम गोल लगता, अचीव करने में। और पता भी नहीं यार, क्योंकि आर्टिस्ट कुछ आर्टिस्ट का होता है ऐसे कि यार कुछ कर रहा हो, इतनी मेहनत कर रहा हो, कुछ हो नहीं रहा, तो लोग इसमें ना अपना पैशन, अपना आर्ट छोड़ देते। तो मतलब मेरा यही था कि ये शो था ना तब तक, तो लोगों को एक था प्लेटफॉर्म था कि उनको अपना पैशन मतलब कंटिन्यू रखे, इस शो में कुछ चांस मिले, लोगों को एटलीस्ट होप्स थे कि यार इसमें चांस मिलेंगे। हाँ। और अभी वो है नहीं, और दैट्स द सैड पार्ट कि भाई अभी शो नहीं है। बट मुझे ऐसा बोलना है कि लोगों को फिर भी अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मुझे पता नहीं था कि मैं शो पे आऊंगा नहीं आऊंगा। तो मैंने मतलब कंटिन्यू रखा, मैंने वो रैप वीडियो डाला उधर ऑडियंस ऑडिशन में, और फिर वो हो गया सिलेक्शन। और ये रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि लाइफ में ऐसा सब चीजें अनएक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसा रखो मत कि बहुत टाइम लगेगा, हाँ। क्योंकि मुझे भी लगता था कि यार बहुत सालों लगेंगे कुछ फेमस होने के लिए। और फिर अचानक ये शो आया मेरे लाइफ में, और अचानक मुझे इतना पुश मिला। तो मेरा सबको मतलब यही कहना है कि कुछ मतलब सोच के मत रखो कि इतना टाइम लगेगा या कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो बोर होके अपना पैशन या फिर आर्ट छोड़ दो। मुझे यही बोलना है कि आप अपना पैशन कंटिन्यू रखो, लाइफ में ना सामने से चीजें आएगी, और आपको मतलब तभी लगेगा कभी नहीं कि ये मेरे साथ हुआ है, और ये मेरे साथ हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो मतलब एक नाइट काफी रहती है, हाँ एग्जैक्टली, कि एक नाइट ओवर द काफी नाइट रहती सब है चेंज हो लाइफ जाता है। चेंज होने यस, में। तो बस आप उस नाइट के लिए काम करते रहो, यस, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा कि नंबर्स नहीं आ रहे, तो जैसे पहले भी हाँ, बोला कि काफी डिमोटिवेट हो जाए यस, लाइफ में, यस, मतलब ये चीजें ट्राई करना, वो चीजें ट्राई करना। तो बस काम करते रहो, कभी ना यस, कभी मतलब हर यस, मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। तो एग्जैक्टली। बस आप इतना काम करते रहो, आगे जाओ, तभी आप भी जय लंगोटे जैसे किसी शो में आ जाओगे, कि फेमस हो जाओगे। तो
मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपके वो शो में आए, Yes, भाई, काफी thank शो के बारे में बात की। और मुझे पर्सनली वो चीज बहुत बुरी लगती है कि ये शो बंद हो गया, मतलब Yes. एज अ कंटेंट वो अच्छा ही था ही, वो नो डाउट, पर सब उससे भी ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि मतलब एक जो ग्रोइंग आर्टिस्ट है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था अच्छा, तो वो yes. प्लेटफॉर्म चला गया। Exactly. आई होप सो कि समय रहना इसके बाद भी कुछ तो Yes, yes. यूनिक आइडिया से आ जाएंगे आगे। हाँ। वो समय रहना को कोई रोक नहीं सकता वो हाँ, वो चीज तो को, क्रेजी बंदा है क्रेजी भाई। बंदा है वो काफी, वो कुछ ना कुछ तो लेके हाँ। आएगा। पर तब तक था कि इंडियंस गॉट टैलेंट इतना फेमस हो चुका था, इवन दो अपना कॉपी करके पाकिस्तान में भी चालू हो हाँ, गया था, इवन दो महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र ये लैंग्वेज में भी मराठी चालू हो गया चालू था, मराठी yes, में। तो उस शो की वजह से काफी शो चालू हुए थे। yes, yes, exactly. तो आई होप सो कि समय भाई आगे कुछ तो इतना Yes, अच्छा yes, लेके same आए। भाई। और ये क्या बोलते पॉडकास्ट का मैं टाइटल पे डालने वाला हूँ कि द रेड बुल गाय, हाँ, क्योंकि आपका crazy. पहचान उसी, हाँ, अभी आप उसी के नाम से जाने yes, जाओगे yes. आगे, जब भी आप जाओगे आप इससे आगे अभी कौन से भी शो में जाओ आप, तो आपके ऊपर वो टैग रहेगा द रेड बुल गाय। Red Bull है। और जो जैसे ये शो क्या बोलते रन हुआ था यूट्यूब पे, तो उसके बाद आई गेस आपने एक स्टोरी भी डाली थी कि आपको रेड बुल इंडिया की तरफ से कुछ तो मैसेज आया था हाँ, शायद से। आया था ये से वो आई गेस मेल आया था कुछ तो जॉब ऑफर का था या कुछ हाँ। तो था कि कंटेंट क्रिएशन टीम में रेड बुल इंडिया की तरफ से मुझे ऐसे मेल आया था कि यू वुड लाइक टू मतलब ज्वाइन आवर टीम ऐसे करके। तो मैंने मतलब है ना मुझे पता नहीं वो फेक भी लग रहा था, तो मैंने इतना कुछ देखा नहीं। हाँ। और तभी मेरा जॉब वगैरह सब सही चल रहा था, इतना मैं कुछ देख नहीं रहा था, तो मैं इसलिए गया नहीं। तो अभी भी मैं अच्छे जॉब पे हूँ, सब सही चल रहा है, तो नहीं सही है। तो अभी फिलहाल आप जैसे आपने पहले बोला पॉडकास्ट आप अभी टी सीरीज के ऑफिस में काम करते यस हो, तो वो फीलिंग कैसी है टी सीरीज का, मतलब टी सीरीज वन ऑफ द मोस्ट यस क्या बोलते हैं अपना सबसे बड़ा लेवल है सबसे इंडिया बड़ा में, लेवल है, करेक्ट। तो उसके उसमें काम करना, उसमें आप एज आप रेड बुल का ज्वाइन करते आपको सब जानते हो उधर, हाँ, तो वो फीलिंग कैसी है कि आप इतने एक्टर्स के साथ आप शूट्स में रहते हो, यस तो कैसी फीलिंग है? भाई वो तो क्रेजी फीलिंग है। और ये ना मुझे मतलब मैंने ना इधर इंटरव्यू दिया और मुझे लगा नहीं था, मुझे बहुत डर था कि यार, क्योंकि मैं वो इस पहले के जॉब से छोड़ना चाहता था और मतलब नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था, क्योंकि मैं इधर बहुत कंफर्ट हो गया था और सब सीख लिया था, तो मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी थी। तो फिर मैंने इधर इंटरव्यू दिए, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो पास हो गया, फिर उन्होंने असाइनमेंट दिया, सेकेंड इंटरव्यू में मैं पास हो गया, उनको मेरा असाइनमेंट अच्छा लगा। तो फिर मैंने मेरा ऐसा थर्ड इंटरव्यू हुआ और एक फोर्थ हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपका मतलब हो गया है सिलेक्शन, तो आप आ सकते हो। तो उस इतने बड़े लेवल में काम करना, और मैं खुद ऐसे मतलब म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक के कंपनी में ही काम करना और देखना कि कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे प्रमोशंस होते हैं, ये सब मुझे सीखने मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मुझे ये सब देखने मिल रहा है कि कैसे प्रमोशन एंड मार्केटिंग करते हैं सिंगल आर्टिस्ट या म्यूजिक आर्टिस्ट वगैरह। तो इट्स अ ब्लेसिंग आई गेस, या फिर लक बोल सकते हैं, या फिर मेहनत बोल सकते हैं इतने सालों की, कि भाई अच्छे कंपनी में जॉब है और सब सही चालू है सब। और आपको आगे जाके भी बहुत बेनिफिशियल होगा कि जैसे आप एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो अभी, तो आपके म्यूजिक करियर में भी ये काफी चीजें बहुत आपको काम आने वाली आगे। और आई होप सो कि आपका आगे जाके आपका खुद का टी सीरीज का सॉन्ग है, ये भी हो सकता है। आई एम ड्रीमिंग ऑफ दैट कि आ जाए भाई, क्योंकि कनेक्शन तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, एक्टर्स लोग से मिलना होता है, सबसे मिलना होता है शूट पे, मतलब मैनेज वगैरह करने में उसमें भी मजा आता है, वापस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह ये सब। तो मुझे ऐसे लगता है कि कनेक्शन तो अच्छे बन रहे हैं, मुझे बस अपने ऊपर काम करना है आगे जाके, तो शायद से आ भी जाएगा। ये जरूर आएगा, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका तो फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एक चीज आपने मैनिफेस्ट की थी पहले कि मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट में आना है, और अभी आप ये चीज मैनिफेस्ट करो कि आपका टी सीरीज के साथ सॉन्ग आएगा, तो जरूर होगा, क्योंकि मैनिफेस्ट की हुई चीज हमेशा होती है। मुझे भी पहले बिलीव नहीं था, पर मैनिफेस्टेशन इज अ रियल थिंग गाइस। अगर आप तो करो आप मैनिफेस्टेशन, और ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, नहीं होगा, होता है, कुछ ना कुछ होता है लाइफ में अच्छा। और आप चीजें पूरे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे करनी है आगे जाके, और ये चीज मेरी हो आगे जाके, तो वो जरूर होगी, भाई टाइम लगेगा पर होगी आगे जाके। और ये जॉब का भी ऐसे ही था, पता है क्या मतलब, मैंने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिया था, पर मेरा कुछ जगह पे भी सिलेक्शन हो गया था, पर मेरा ऐसा था कि मन बोल रहा था कि नहीं, इससे अच्छा कुछ तो आएगा, इससे बड़ी कंपनी आएगी, रुक जा थोड़ा, ऐसा मेरा मन कर रहा था कि नहीं यार रुकते थोड़ा। तो मैं रुका उसके लिए, मैंने मतलब है ना 5-6 महीने इंटरव्यू दिए कि मैं रुका कि भाई मैंने अच्छी कंपनी में जाऊंगा, थोड़ा वेट करते, पेशेंस था मेरे में उतना। तो फिर मुझे अचानक एक इंडियन पे दिखा टी सीरीज का, मैंने कर दिया अप्लाई और इंटरव्यू हो गया। तो सब मतलब मैं रुका अच्छी चीज के लिए, और अच्छी चीज हुई, और मेरा ये दिल कह रहा था कि कुछ अच्छा ही होगा, तो इसलिए मैं रुका था। मतलब वो अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। हाँ। अभी जैसे मैं भी ये 1.5 साल से कर रहा हूँ एक पॉडकास्टिंग, इससे पहले मेरा जो ऑनलाइन था,
हाँ। तो तभी काम चालू था ऑनलाइन, मेरा दर्जी का ब्रांड भी है खुद का, क्लोथिंग का, फिर ऑनलाइन का पॉडकास्ट मेरा चालू था, जो हिप हॉप का पेज था वो भी चालू था। तो मेरा काम चालू था, ऐसे नहीं कि काम चालू था, काम मैंने रोका नहीं कभी। बट जब से ये स्टूडियो बना है, कभी जब से ऑफलाइन पॉडकास्ट चालू हुए मेरे, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है अंदर से कि अभी कुछ तो फटने वाला है, अच्छा, अभी इधर से कुछ तो अलग हो रहा है मुझे। आई डोंट नो कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा ही, पर मुझे अंदर से वो फीलिंग आती है इधर से कुछ तो एक नई न्यू बिगनिंग चालू हो चुकी है। और हमेशा आई गेस कि इंसान ने पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि कुछ भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ये फीलिंग आना बहुत अच्छी बात है कि आपको ये फीलिंग आ रही है कुछ बड़ा हुआ। और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि कुछ बड़ा ही हो। क्योंकि मैंने देखा आपको इतने टाइम से पॉडकास्ट वगैरह ऑनलाइन पॉडकास्ट करते हुए, अभी ऑफलाइन चालू है, और मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था भाई, आई एम सो हैप्पी कि भाई फाइनली पॉडकास्ट स्टूडियो तूने डाला है, कि मैं बहुत खुश हो गया। तो ये सब मुझे भी अच्छा लगा, और आई नो कि कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा भाई, क्योंकि स्ट्रगल पे ऑफ। यस यस, स्ट्रगल, स्ट्रगल के बगैर कोई चीज नहीं, स्ट्रगल तो चाहिए लाइफ में। और बेसिकली मैंने भी वो चीज जाने की, हाँ कुछ तो होने वाला है, कुछ मुझे पता नहीं कैसी चीज होगी, पर होगा। इतना पता है मुझे कि होने वाला है कुछ, होगा भाई, डेफिनेटली होगा। तो ये बात होगी आपकी इंडियाज गॉट लैटेंट शो की, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे आप लैटेंट छोड़ के और भी शोज में आ जाओ, अपियर करो, और मेरा मेन फोकस है कि आप हसल में आ जाओ, क्योंकि हिप हॉप के लिए एक बहुत बड़ा शो प्लेटफॉर्म है, और बड़ा शो है कि आप उधर आ जाओ। तो अभी ये बात हुई लैटेंट शो की, तो एज अपने मेन करियर जो चूज किया एज अ रैपर, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या एज अ रैपर, क्या आगे क्या करने वाले हो? तो भाई टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट थिंग तो मुझे ना मेरे खुद के लिए कंसिस्टेंट रहना है। कि मतलब मेरा ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, मुझे ऐसे रैंडम आता है थॉट तो मैं लिख देता हूँ। और रिसेंटली मैंने भी ऐसे बहुत सारे गाने लिख के रखे हैं, और मैं खुद से घर पे एक बार ट्राई करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। बट यही है कि मेरा उधर तक सब लिमिटेड हो जाता है, और कभी मतलब टाइम निकाल के मुझे स्टूडियो जाने में, या फिर प्रोड्यूसर से मिलने, मेरे प्रोड्यूसर को मैंने 1 साल पहले ही मतलब दूसरे गाने के भी पैसे दे के रखे थे, और वो अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो भी बेचारा मुझे हमेशा कॉल करता है कि भाई बनाते कुछ बनाते, पर वही है कि मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे टाइम निकालना चाहिए। और अपकमिंग मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रैपर्स है, जैसे एक कारबारी करके जो पनवेल का है, तो मुझे उसके साथ कोलैब करना है। एक बीट प्रोड्यूसर है देवेंद्र रसल करके, तो उनके साथ भी मुझे कोलैब करना है। और इधर एक मेरा दोस्त रहता है डायरी 709, मैंने जो मेंशन किया था, तो उनके उसके साथ भी मुझे कोलैब करना है। तो है मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं मेरे दोस्त लोग के साथ कोलैब करूं, फिर मैं आगे जाके देखूं कि और कोई है जिसके साथ वाइब मैच हो, जो मेरे साथ ऐसे गाना बना सके। तो ये प्लान है। तो जैसे आपने बोला कि इधर कोपर खेरना में एक रैप साइफर चालू किया, तो क्या आप रैप साइफर को जाते हो? नहीं, अभी तो 2 बार हुआ था, मुझे बुलाया था 2 बार, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं दोनों टाइम बाहर था। आई गेस शूट पे था मैं कहीं पे, या काम से ही बाहर था, ऐसे नहीं कि मैं उसको अवॉइड कर रहा था। तो मैंने उस दोस्त को बोला कि तू जब थर्ड साइफर रखेगा तो मैं आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और उसका साइफर बहुत अच्छा चला, जो दोनों टाइम भी हुआ ना, तो उसके जो बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो उनके व्यूज भी अच्छे गए, अच्छा खासा उनका वीडियोस चला, उसका खुद का भी वीडियो था, वो भी अच्छा खासा चला। तो मुझे वो देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ ग्रो हो रहा है कम्युनिटी में। और मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा है कि मेरे फॉलोअर्स है, तो मुझे उनके लिए वो बेनिफिशियल और करा सकते रैप साइफर को और बड़ा कर सकूँ, तो अच्छी बात है। यस, तो जिसको भी जाना है रैप साइफर करना है कि भाई यस, नवी मुंबई में है, नवी मुंबई रैप साइफर मेरे दोस्त ने चालू किया है, तो आप लोग जा सकते हो भाई, फ्रॉम नवी मुंबई आर्टिस्ट या बाहर के भी आर्टिस्ट हो तो आप आ सकते हो डेफिनेटली। यस, तो जाके भाई के साइफर को जाके जरूर चेक ऑन करना, और जाके परफॉर्म करो, क्योंकि इधर से ही इनिशिएटिव चालू किया है भाई ने, तो काफी अच्छा रैप सीन में चीजें कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आगे जाके जरूर बढ़ेगा। जैसे भाई ने पहले बोला कि रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है साइफर को, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आप जाके तो ये ट्राई करो। और चाहिए तो भाई का मैं नंबर भी दूंगा नीचे, तो या फिर इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर दूंगा, तो उसको आप चाहिए तो डीएम भी कर देना, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो रैप साइफर में। तो जैसे आपने बोला कि कोलैबोरेशंस आने वाले, आपके प्लान किया आपने पहले कि आपके जो दोस्त थे उनके साथ भी कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, तो बेसिकली उनके साथ कुछ प्लान हुआ है कि कैसे कोलैबोरेशंस करने हैं, या फिर आपने वर्ड सेंड किया है? बेसिकली जो मैंने बोला मेरा कारबारी करके दोस्त है, सो वो मोस्टली मराठी रैप करता है, और तो मैंने भी मराठी गाने लिख के रखे ऐसे थोड़ा हार्डकोर टाइप में वगैरह, तो लिख के रखा था। तो मेरा प्लान हुई है कि उसके साथ में उसके वाइब में ही गाना करूं, क्योंकि उसकी वजह से फिर मेरा भी थोड़ा वर्सैलिटी दिख गया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने मेंशन किया, जो मेरा
फुटबॉल खेलने में ही दोस्त रहता है। वो भी एकदम मराठी में रैप करता है, ऐसे प्रॉपर रॉकसन समारा टाइप वैसे रैप करता है वो। तो मुझे भी उसके बाद ऐसे मराठी में ट्रैक्स करने हैं, तो मेरा पहले तो ये डिसाइडेड है। और बाकी जो मतलब कुछ कुछ दोस्त है जो ऐसे लोफाई जोन के थोड़े ऐसे सैड गाने बनाते, तो मेरा वही डिसाइडेड है कि उनके साथ वैसे टाइप में गाने बनाऊं, क्योंकि वैसे टाइप में मैंने इतने गाने लिख के रखे। सैड गाने तो बहुत ज्यादा लिखे, ऐसा नहीं कि मैं सैड हूँ इसलिए, पर ऐसा रहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि लड़के लोग आफ्टर ब्रेकअप बोलो, किसी भी बारे में बोलो, आफ्टर ब्रेकअप के बाद कि एक सैड जोन में जाते हैं। तो मुझे पता है और मैंने देखा है, मेरे भाई को देखा है, बहुत सारे दोस्त लोग को देखा है कि ब्रेकअप के बाद उनकी हालत क्या होती है। तो वो सब देख के ना, ऐसा नहीं कि मेरा पीओवी है, मुझे ऐसा ओवरऑल एक मतलब लड़के लोगों के लिए गाना लिखने को मजा आता है कि ये लोग इतने सैड है तो रिलेट कर पाए उनको। मुझे पता है कि उनको यार याद आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लिखने में मुझे मजा आता है सैड गाने। और हर एक लड़के के लाइफ में वो फेज आता है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकअप वाला वो जो सीन रहता है वो आता ही है। तो ज्यादा से ज्यादा बॉयज उसको रिलेट कर पाते हैं वो चीजों को। और एक बहुत एक अच्छा टॉपिक है जिधर हाथ डालना नहीं कि हर एक बंदा सुन सकता है। हाँ, क्योंकि रिलेटेबल है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हर कोई लड़का रिलेट कर सकता है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जेंडर बेस्ड, कि एक लड़की के साइड से भी गाना बना सकते हैं कि लड़की ऐसा फील कर रही है, जैसे किंग ने बीच में बनाया तेरी हो ना सकी, तो ऐसे टाइप में भी मैंने एक दो लिख के रखे थे। तो मेरा अभी फ्यूचर प्लान फिलहाल यही है कि जो लिखा हुआ है वो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ। बेसिकली एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग, तो मुझे वही करना है, अभी एग्जीक्यूशन करना है। जिससे हम लोग जरूर वेट करेंगे आपके वो ट्रैक्स का जो आपने लोफाई लिखे, जो ब्रोकन हार्ट उसके लिए वो तो जरूर वेट करेंगे हम लोग। तो आपका भी ड्रीम कोलैबोरेशन किसका है? मतलब ये तो आप दोस्तों के साथ इनिशिएटिव कर रहे हो कि जो भी करूंगा स्टार्टिंग में दोस्तों के साथ ही करूंगा, और आपका ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन कौन है कि मुझे इसके साथ करना है ये कुछ भी करके? तो भाई अभी जैसे सीधे मौत क्रेजी कर रहे सीन में, तो मुझे पता नहीं ये कभी होगा नहीं होगा, पर मैं मैनिफेस्ट जरूर करूंगा। मैनिफेस्ट पर हाँ यस, तो उनके साथ मुझे कोलैब करने में बहुत मजा आएगा, और मैं तब तक शायद ओ लेवल पे पहुंच भी जाऊंगा, तो हो भी जाए शायद, पता नहीं। तो उनके साथ कोलैब करना है। और एक आर्टिस्ट है चार दीवारी करके, तो ही सो वर्सेटाइल भाई। उनके गाने आप देखो तो उनके म्यूजिक वीडियोस, बीट्स और लिरिक्स, जैसे अभी एक उनका रिसेंटली गाना है फरेबी, रफ्तार के साथ ही था, बहुत वायरल गया वो भी, लगता हूँ मैं फरेबी। उनका मतलब एक मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक फ्लो, मतलब ही इज नॉट डूइंग जस्ट रैप हार्डकोर रैप यही करना है, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं आजकल। ही इज डूइंग समथिंग एल्स, तो थोड़ा अलग जोन में। और मुझे मतलब उनके साथ कोलैब करने मजा आएगा, क्योंकि वो थोड़ा जोन ही अलग है पूरा। वैसे रैप में मतलब कुछ तो न्यू ट्राई करना भी चाहिए। यस यस, लीग से हटके, जैसे हनुमान काइंड। यस यस, करेक्ट। वो तो इंटरनेशनली फटा। यस यस, जो ऐसा मतलब इंडिया में अभी तक किसने किया ही नहीं था। करेक्ट। वो कितना फटा वो भाई, बाहर के आर्टिस्ट उसको ये कर रहे, शो पे भी गया था बाहर के, नाम हो गया उधर भी। तो ऐसे कुछ तो तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप ऐसा कुछ तो अलग ट्राई करो जो बाकी के रैपर्स नहीं करते। मुझे भी अलग ही ट्राई करना है कुछ। मैं ट्राई करता हूँ ऐसे बीट मिले, पहले मैं यूट्यूब पे ढूंढता हूँ कि ऐसे कुछ अलग बीट मिले, अलग उस पे लिखने में मजा है। ऐसा नहीं कि पूरा एक वर्स है फिर हुक है एक रैप है, ऐसा मुझे मतलब वो थोड़ा ब्रेक करके कुछ अलग लिखना है। जैसे एक फराह खान या कुछ तो नाम है एक आर्टिस्ट का, वो भी अच्छा रैप करता है, ग्रेविटी के साथ रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा, उनका जोन अच्छा है। हाँ, तो उसके साथ भी इवन कोलैब करने मजा आएगा। और एक रियल लाइफ फेज करके एक आर्टिस्ट है, उसका भी एक बीच में गाना आया था रेंट इज ड्यू करके, तो उनके साथ भी मुझे कोलैब करने मजा आएगा। उनका बहुत अच्छा फ्लो वगैरह, क्रेजी आर्टिस्ट हो। ओके, तो आई विश आपने जितना मैनिफेस्ट किया, आप जो आपके ड्रीम आर्टिस्ट है उनके साथ आपका कोलैबोरेशंस आए, और जल्दी हमें देखने मिले वो कोलैबोरेशन। आप मैंने पूरे पॉडकास्ट में जो देखा है जर्नी आपका, तो आपने जो जो चीजें मैनिफेस्ट की आपको जरूर मिली है, तो ये भी चीज जरूर होगी आपकी। तो जैसे हमने आपकी जर्नी देखी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जब तक आप तो अभी आप तो जिस मुकाम पे हो, तो आई वुड आस्क कि 10 साल और आपको खुद को किधर देखते हो? भाई मैं सच बोलूँ तो मेरे ना मतलब पहले से ही ना, जैसे मैंने देखा है मेरे फैमिली को स्ट्रगल करते हुए, तो मैंने पहले से ऐसे डिसाइड किया था कि लाइफ में कुछ करना है तो बहुत बड़ा करना है। ऐसा मतलब वो कि मेरे पास अंधा पैसा आ रहा है, ऐसा मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े, और मुझे लगता है कि बड़े ड्रीम्स रखना कोई गलत बात नहीं है।
तो सबको रखनी चाहिए। और मेरा यही है कि मतलब एकदम बड़ा घर हो, ये मेरा मतलब आगे जाके 10 साल बाद मैं कोई अच्छा आर्टिस्ट बनूं, भले रैप हो कुछ भी हो, पर एक आर्टिस्ट बनूं। तो मेरा पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ये है कि 10 साल बाद मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने मेरे काम की वजह से, और मेरे काम की वजह से मेरे घर पे पैसा आए। तो फर्स्ट गोल तो यही है। और मुझे यही है कि फैमिली के लिए मेरे बहुत अच्छा कुछ करना है लाइफ में, एक बड़ा घर करना है, एक मतलब गाड़ी गाड़ी तो अभी हम लोग ने रिसेंटली ली कार, तो ये एक अलग खुशी होती है कि हाँ कार आ गई भाई हमारे। तो आगे जाके भी ऐसे बहुत सारी चीजें करनी है जिससे मेरे मम्मी पापा भाई सबको खुशी मिले। तो यस, मेरा वही ड्रीम है कि यार सबसे पहला ड्रीम है कि मेरा एक ऐसा बहुत बड़ा घर हो, और उधर मस्त ऐसी गाड़ियां हो, ये सब हो। और ऐसे ही नहीं आती ये चीजें, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं करूंगा उस चीजों के लिए। और मुझे ये सब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लगती है कि ये मेरे साथ होने वाला है या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सालों से लग रहा है कि मेरे साथ अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसी मेरी मतलब लगता है, फीलिंग है, गट फीलिंग है। तो जैसे अभी आपने भी बोला कि मैं शायद से क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ कि, तो मुझे इसके ऊपर से जाकिर भाई की एक लाइन याद आती है कि सपने औकात से भारी देखने चाहिए। करेक्ट। क्या बता खुद आप पे मेहरबान हो, आपने पूरी चीजें दे दी। यस यस। तो अगर आप सपनों पे भी रोक लगा रहे हो कि मुझे इतना ही देखना है, इसके आगे, तो वो सपने कैसे? सपने हमेशा औकात के भारी देखने चाहिए। एग्जैक्टली। और भाई हम गरीब लोग हैं, हमको आदत है कि चादर से बाहर अपने पैर फैलाए, क्योंकि हमारी चादर छोटी होती है, तो वही होना चाहिए। जब भी हम चादर से बाहर पैर फैलाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें चादर बड़ी करनी है। करेक्ट करेक्ट। तो औकात से बाहर सपने देखो, औकात से बाहर चीजें देखो, डेफिनेटली देखो, और उस पे काम करो। ऐसे मत के देख के छोड़ दो, ऐसा कि होगा ही, मेरे को पता है होगा तो होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उस पे काम करो आप, और डेफिनेटली होगा, होता ही है। और जैसे मैंने पहले बोला कि मैनिफेस्ट की हुई चीजें हमेशा होती है, पर ऐसे नहीं कि चीजें मैनिफेस्ट करो उसके बाद काम भी करो। तो भाई ये पॉडकास्ट देखने के बाद सब लोग बोलेंगे कि इन्होंने बहुत है कि मैनिफेस्ट करो चीजें, तो बस भाई हमने मैनिफेस्ट कर लिया, चीजें हो ही नहीं रही है। नहीं भाई, तो कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे आप तो क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैनिफेस्ट की हुई चीजें हो ही नहीं रही हमारी, तो भाई उस पर मेहनत करो। हाँ भाई, ये ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट करके छोड़ दो होगा, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया होगा। मैंने वो इंडिया गॉट टैलेंट का लिटरली 4-5 बार बहुत बार फॉर्म भरा, भाई होगा होगा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि होगा, मेरा वो सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि मेरा रैप ही वो वैसा था। तो मैंने एग्जाम्स के ऊपर लिखा था, थोड़ा बकचोदी था, टाइम पास था, तो मुझे लग रहा था कि होगा, तो इसलिए मैं फॉर्म भरते गया जब तक सिलेक्शन ना हो। और तो आप लोग भी ऐसे ही करो कि ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ट्राई बट डोंट क्राई। यस, रो मत, आगे ट्राई करते रहो, होगा ही भाई कुछ ना कुछ। तो अभी हमने आपकी पूरी जर्नी देख ली फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। सो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप आपके फैंस के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपके भाई के लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या एक मैसेज देना चाहते हो, या फिर एक आपके जो यूथ है आगे जो आने वाले, जो आपको सुन के अभी इंस्पायर हो रही है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? तो यार बेसिकली मैं यही बोलना चाहूंगा कि सपने देखो, सपने को जियो, और उस सपने के लिए काम करो, क्योंकि चीज़ें होती है और लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, चीज़ें होगी, अचानक कुछ तो बॉम्ब फटेगा और कुछ ना कुछ बड़ा होगा लाइफ में। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है लाइफ में, मतलब आपके आर्ट हो, पैशन हो, उसको फॉलो करना है और वो करते जाओ भाई, होगा कुछ। इस काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, काम किए बिना कुछ नहीं चीजें होती लाइफ में। वो ऑफिस से आके वेला बैठने में वो मजा नहीं है जो ऑफिस में आके इधर घिसने से, कि भाई ऑफिस में आना इधर घिसना है। वो आपका खुद का शेड्यूल बिजी रखो। अगर आपको जो चीजें पसंद है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप करियर के बारे में सोचोगे आपको उससे पैसा ही मिलेगा। अगर आपको स्केच निकालना पसंद है तो रूम पे जाओ, ऑफिस के बाद काम करो भाई, खुद के आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो खुद के लिए, वो करो जो आपको चीजें पसंद है, जो आपकी हॉबी है उसके जियो। मे बी कैसे वो चीजें आपको आगे जाके कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आगे, उससे से आप आगे बढ़ जाओ। ये जॉब आपका साइड बिजनेस बन जाए और फिर वो मेन हो जाए, मेन प्राइमरी हो जाए। तो ऐसे करो कि चीजों पे काम करो जो आपको पसंद है, जो आपको चीजें करनी है लाइफ में, आपने कभी सोचा था। कुछ टाइम ऐसे होता है कि आप 12th में रहते हो तभी जुनून रहता है, गर्म खून रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। बट जब भी आपको जॉब लग जाता है तो आपको एक कंफर्ट जोन आता है कि हाँ मैं अभी कंफर्टेबल हूँ ये सीन में, मुझे कुछ करने की जरूरत है, मेरे पास जॉब है, पैसा है, वो है, तो हम लोग वो ड्रीम हम लोग उधर ही छोड़ देते हैं। पर वो ड्रीम को छोड़ने से अच्छा दिन का आधा घंटा निकालो उस चीज के लिए। आधा घंटा भी आपको
वही चीजें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आप आगे खुद का करियर करो। यस यस करेक्ट। तो जो चीजें आपने सोची, जो बचपन में चीजें सोचते थे आप, जो कॉलेज में चीजें सोचते थे, वो आगे जाके करो। ऐसे नहीं कि जॉब लग गया तो सब चीजें हो जाती है। जॉब से आगे भी वो जिंदगी है, जॉब के आगे भी वो कुछ काम है। तो आपके सपनों के लिए जियो, आपके पैशन के लिए जियो, क्योंकि पैशन के अलावा कुछ नहीं है। जो पैशनेटली काम करता है वो आगे बढ़ता है। यस यस। जो अपना जो जॉब है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और उधर किसी के नीचे काम करने से अच्छा भाई खुद का कुछ तो एम्पायर खड़ा करो और खुद के बलबूते पे करो। ऐसे नहीं कि भाई आप घर से पैसे ले रहे हो, इससे पैसे ले रहे हो, नहीं। जो भी चीजें करनी है वो खुद के भरोसे, खुद के दम पे करो। एग्जैक्टली भाई। और अंकुश भाई थैंक यू, आपने मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि काफी टाइम से 1.5 साल से अपना पॉडकास्ट की बात चल रही थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि भाई मेरा एक भाई है, वो तो कोई नहीं आएगा गेस्ट, तो पता है मुझे, और मेरा भाई आएगा कि हाँ ऑब्वियसली। बट चीजें ऐसी थी कि मुझे आपका पॉडकास्ट आना था तो मुझे मेरे खुद के स्टूडियो में लेना था, बैठ के इधर पे बैठ के ऑफलाइन पॉडकास्ट ही लूं मैं आपका। इसलिए मैंने वो 1.5 साल से वो पॉडकास्ट होल्ड पे रखा था, और फाइनली 1.5 साल के बाद जाके वो पॉडकास्ट शूट हुआ है और आ रहा है अभी पॉडकास्ट। और लकीली आप भी उतना ग्रो हो चुके हो 1.5 साल में कि पॉडकास्ट को बैठो, पॉडकास्ट के लिए आपके पास बहुत स्टोरीज है। क्योंकि आप तभी भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, तो ऐसा था कि चीजें इतनी नहीं थी, और अभी इतना वाइड आपने ये किया है, आपका सर्कल इतना वाइड बन गया कि पॉडकास्ट में इतनी अच्छी बातें हुई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई चीजों को लेके। तो मुझे बहुत खुशी है आपके साथ पॉडकास्ट हुआ मेरा फाइनली। एंड यस, आगे भी कुछ तो प्लान करेंगे। यस डेफिनेटली। जब भी आपका भी टी सीरीज के साथ सॉन्ग आएगा तभी एक पॉडकास्ट पे बैठेंगे। हमेशा भाई, आप मुझे क्योंकि पता है कि आप मेरे बचपन के दोस्त हो, दोस्त क्या मेरे भाई हो, बड़े भाई जैसे ही हो। तो मुझे ऐसा है कि यार आप मुझे कॉल करो, भाई पॉडकास्ट करना है, आ जा करके, तो मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अपना भाई, अगर मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वाले लोग हैं जो मुझे पता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मेरा भाई हो, आप हो, कोई भी हो, तो मेरा दोस्त हो कोई, तो मुझे चाहिए कि यार मैं अगर ग्रो कर रहा हूँ तो मेरी वजह से किसी को बेनिफिट हो। तो अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये करूँ। और मैं भले आगे जाके कितना भी बड़ा आर्टिस्ट बनूं, कुछ भी हो, किस मुकाम पे भी पहुंचूं और बड़ा बनूं, तो मैं आपके एक कॉल पे आ ही जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए फेंक रहा हूँ ऐसा, और इनको भी पता ही है कि मैं आ जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले हमारा चालू था कि आज करते कल करते, आज करते कल करते। तो मैंने भाई को बोला कि नहीं भाई, मैंने शेड्यूल कर दिया आपका पॉडकास्ट संडे को, ये करना है कुछ भी करके संडे को। तो भाई मेरे एक कॉल पे आ गए, मेरे बस कॉल भी नहीं, मैंने मैसेज आ रहा था कि मैंने कल का शेड्यूल कर दिया है, आपको बस आना है, हाजिर होना है पॉडकास्ट के लिए। तो भाई आ गए। सो ऑल ग्रेटफुल कि आप इधर आए मेरे पॉडकास्ट घर का शो को अपने आपका टाइम दिया इतना। और मैं आपको जाते जाते ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है, जो सपने आपने अपने घर वालों के लिए देखे, जो आपके मॉम के लिए देखे आपने, कि मॉम को हर एक चीज देनी है लाइफ में, तो फैमिली को हर एक चीज देनी है, तो वो आप चीजें बहुत जल्दी से जल्दी पूरी करो। और जैसे आपने बोला कि आपका भाई है और मेरा भी भाई है, कि आपका भाई का भी स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, तो उसको भी आप आगे लेके जाओ। उसको भी जो उसने सोचा है लाइफ में वो भी पूरा करे वो बंदा। वो ही मैं चाहता हूँ, और आपको ऑल द बेस्ट बनना चाहता हूँ। भाई, और सेम टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो, कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है। इवन मैं बैक एंड पे भी, मतलब कभी कभी मेरे भाई से बात होती है तो मैं बोलता हूँ उसको, यार ये दर्शन ने चालू किया है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए, इतने मतलब जिनको कोई जानता नहीं, भले आपके भी मतलब फॉलोअर्स नहीं है, पर आपने चालू किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि छोटे आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, लोग जाने, भले वो 100 लोग हो, 10 लोग हो, तो कोई तो जान रहा है, कोई तो नया, एक तो इंसान नया जान रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा इनिशिएटिव लेना फॉर द स्मॉल आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हो, और आई विश कि आप आगे भी करते रहो। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो पे आके, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द डरकास्ट शो। यस भाई को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई की इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल में नीचे लिंक पे दे दूंगा। भाई ने अभी जैसे बोला कि भाई कंसिस्टेंट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो भाई के ट्रैक्स भी आते रहेंगे। यस भाई, और फ्यूचर में हमारा कुछ इससे आगे बढ़ के भी कोलैबोरेशन आपको देखने मिल जाए, यही चाहता हूँ बस। यस भाई, थैंक यू।